मित्रों, आज जब अपनी आत्मकथा के एक अगले पड़ाव पर जाने की बाबत अर्पण कुमार जी से बात हुई, तो मैंने उस दौर की अपनी 2 पेंटिंग्स को उन्हें आमंत्रण पत्र के पोस्टर बनाने के लिए भेज दिया। उसका एक खास प्रयोजन था। यदि आपने उन पेंटिंग्स को देखा होगा तो आप देख पाएंगे कि उसमें बीजों के संबंध में कुछ है। एक मुखाकृति है जो बीज रूप में परिणत हो गई है। उसकी दाढ़ी के बाल आसपास से फूटती जड़ों की तरह नीचे जमीन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है? वह चेहरा यदि आप देखेंगे, बीज के आप ऊपर के जो खोल की स्थिति होती है उसे आप जानते हैं कि जब तक वो खोल टूटता नहीं है तब तक उसके भीतर से वह पेड़ अंकुरित नहीं होता जो उसके भीतर संभावना की तरह छिपा होता है। तो ऊपर की सतह को टूटना है, वो टूट फूट रही है। जड़ें जमीन में जाना आरंभ हो गई हैं। दूसरी पेंटिंग के अंदर जड़ें जमीन में थोड़ा भीतर की तरफ और चली गई हैं और बीज के भीतर से 2 हाथ निकल रहे हैं। 2 बीज हैं, दोनों के भीतर से 2 हाथ निकल रहे हैं जो ऊपर सूर्य को छूना चाहते हैं। इससे पहले कि पेड़ प्रकट हो, हमारे भीतर एक संभावना प्रकट होती है। वह संभावना आकाश में ऊपर उठने और सूर्य को छू लेने की संभावना से जुड़ी हुई बात है। वह संभावना प्रकट होती है तब पीछे पीछे पेड़ आता है। और हम जानते हैं कि संभावनाओं का परिदृश्य असीम होता है, लेकिन पेड़ बहुत ससीम, बहुत छोटा, बहुत थोड़ी दूर तक ही यात्रा करने वाला दिखाई देता है। संभावना और यथार्थ के बीच हमेशा एक दूरी, एक तनाव बना ही रहता है। तो बीज का टूटना और संभावनाओं का सीमित रह जाना, ये बीज की पीड़ा के 2 आयाम हैं। पहले बीज को टूटना है, विरूपित होना है। अब ये जो स्थिति है, और जब वो अंकुरित हो जाता है तब उसके बाद उसे अपने सीमित फैलाव तक संतुष्ट होना पड़ता है। तो 2 तरह की पीड़ाएं हैं ये। इनको झेले बिना हम अपने भीतर से अपनी सच्चाई को प्रकट होता हुआ नहीं पा सकते हैं। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, ये 2008 से 2012 के बीच का है। एक गांव में मेरी पोस्टिंग हुई थी। सारा जीवन एक कॉलेज के अंदर बतौर लेक्चरर काम किया। उसके बाद विभागीय पदोन्नति हुई और मुझे प्राचार्य बनाकर के गांव के कॉलेज के अंदर भेज दिया गया। अब ये जो गांव के कॉलेज में मेरा जाना था और जिस रूप में मैंने उस कॉलेज को देखा और उसके आसपास के परिवेश में जो मनुष्य और जमीन के बीच जो सीधा रिश्ता है उसको अनुभव किया, तो मुझे लगा मेरी स्थिति एक बीज की तरह है। पहली दफा
ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी तक जो कुछ किया वह तो बीज बनने की तैयारी थी, और उल्टे तैयारी क्या थी, मैंने अपने आप को एक खास तरह के सुरक्षा के घेरे में, कवच में बंद कर लिया था, जैसे बीज ऊपर एक खोल चढ़ा लेता है और उसके भीतर बैठ करके दुबक करके इंतजार करता है। लेकिन जब तक वो इंतजार करता है, एक तो वो यात्रा लंबी है, और दूसरे जब उसका इंतजार थोड़ा फलीभूत होने लगता है तो वह पपड़ी टूटने लगती है, वह खोल टूटने लगता है, और उसके अंदर एक बड़ी असुविधा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वो जो एक स्थिति थी, शहरों के कॉलेज के अंदर पढ़ाना और एक खास तरह के सुरक्षित वातावरण में रहते हुए ये अनुभव करना कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं या अपने छात्रों को सिखा रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है और हम कहीं भी ले जा सकते हैं, हालांकि उसकी सीमाएं तो रहती ही हैं। छात्र कितना ग्रहण करना चाहते हैं उन पे निर्भर करता है, उनकी पात्रता पे निर्भर करता है। आप उनको कितना दे सकते हैं और उनके द्वारा फेंकी हुई चुनौतियों के मुताबिक अपना विकास कितना कर पाते हैं, ये दूसरी तरह की चुनौती है। तो ये दो तरफा मामला तो होता है। वहां तो हम एक खास तरह का विकास तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन जब मैं उस गांव के कॉलेज के अंदर पहुंचा तो मुझे लगा कि वो मेरी अब तक की यात्रा सारी व्यर्थ गई। मैं यहाँ के हालात ही नहीं जानता हूं, और यहाँ मैं जो कुछ करने लायक अपने आप को समझता था कि मैं वहां जाऊंगा और एक प्राचार्य के रूप में ये करूंगा और वो करूंगा, वो सारी बातें पीछे धरी धराई रह गई और मेरी स्थिति एक बीज की तरह हो गई। मुझे लगा कि अब यहां से यात्रा तो बिल्कुल एक नई तरह से, एक नए रूप में आरंभ करनी होगी। इसलिए मैंने अपने इन 4 वर्ष के सफर को आज के इस पड़ाव के लिए समर्पित कर दिया, और मुझे लगा कि ये कहानी आपको मुझे जरूर सुनानी चाहिए, खासतौर पे इसलिए क्योंकि वहां जाकर के अनुभव हुआ कि जिस खोज में मैं लगा था, और वो खोज क्या थी कि मेरी जड़ें कहाँ हैं, और जिसे मैं अपनी जड़ें अब तक समझ रहा था, ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के, चिंतन के क्षेत्र में, नई नई दुनिया भर की जो ग्रंथों की समझ थी उसको इकट्ठा करने के रूप में, या बहुत कुछ नया जो दुनिया भर के अंदर विमर्शों के रूप में घट रहा था, उस सब को अपने भीतर संग्रहित करने के रूप में जो कुछ अब तक इकट्ठा किया था, वो सब वहां जाने के बाद व्यर्थ हुआ सा जान पड़ने लगा। एक बड़ी विचित्र स्थिति थी, और पहला तो अनुभव यही हुआ कि मैं लगभग करीब करीब असहाय हूं। हालात ऐसे थे, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, परंतु जो मेरी स्थिति थी, मन स्थिति थी, मैं उससे पहले आपसे साझा कर लेना चाहता हूं। तो मुझे लगा कि ये जड़ों की तलाश की बात कहीं जो पीछे अधूरी रह गई थी उसको अब दोबारा से शुरू करना है मुझे। वो कहां छूट गई थी? वहां गांव में जाकर के याद आया कि मेरे बचपन का गांव जो है वो पीछे खड़ा मेरे ही अपने भीतर, मेरी स्मृतियों के भीतर छिपा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था कि यहां से यात्रा शुरू करनी थी। तुम तो शहर चले गए। मेरे पिता गांव के पहले आदमी थे संभवतः जो अपना गांव छोड़ करके शहर की ओर आए थे। शहर की नौकरियां, और वो एक बड़ी नौकरी करते हुए आखिरकार हमें एक बहुत सुरक्षित वातावरण दे करके हमारी परवरिश करते हुए पूरा जीवन उन्होंने बिताया। लेकिन उनके अंदर भी बहुत कुछ ऐसा था जो उस शहरी जीवन के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था, और हमें समझ नहीं आता था कि ये उनके व्यवहार में ये चीजें आई कहां से और उनकी जरूरत क्या है। वो जो कुछ मैंने अपने पिता के माध्यम से पाया, और गांव के भीतर जो बचपन के अंदर कुछ यात्राएं हम लोग करते रहते थे उस दौर के अंदर, तो वहां गांव के जो अनुभव थे कुछ थोड़े बहुत, वो अनुभव जैसे अधूरे रह गए थे। उनके भीतर क्या छिपा था उसे मैं
संभवतः देख करके भी जान नहीं पा रहा था। तो वो जो मेरा न जानना है, उसे संभवतः एक नए सफर की शुरुआत के लिए एक अवसर मिला। जो जो तार अधूरे रह गए थे, वो जैसे वहां जाने के बाद फिर से जुड़ने आरंभ हो गए। और मुझे लगा कि शायद ये जीवन भर की मेरी जो बचपन से लेकर के, और बचपन क्या, मेरे जन्म से पूर्व से जो कुछ चला आ रहा था, और जो जैव इतिहास जिसे हम पारिवारिक या आनुवंशिक इतिहास कह रहे हैं, जो मुझे घड़ और रच रहा था, वहां से लेकर के उस सफर को आगे ले जाने का काम अब संभवतः मुझे आरंभ करना होगा। तो वो सब पीछे था। उस सब के बारे में भी मैं आपसे अभी साझा करूंगा कि वो सब जो पीछे छूट गया था, वो क्या चीजें थी। पिता के व्यवहार में ऐसा क्या था जो मुझे लग रहा था कि ये ग्रामीण जीवन से संबंधित बात है। जैसे वो शहर में रहते हुए भी समाज सेवा के एक कुछ बड़े इस तरह के तरीके अपना रहे थे, जो तरीके शहर से कम मेल नहीं खा रहे थे। जैसे घर के अंदर मेरे माता जी, हम बीजी कहते थे, पंजाब में बीजी कहते हैं माँ को, तो बीजी और पापा शब्द चलता था। तो बीजी और पापा जी घर के अंदर स्वेटर्स बुनी जा रही हैं। अपनी तनख्वाह का 1/3 या 1/4 हिस्सा, या संभवतः उससे भी ज्यादा, अनेक दफा वो जहां कहीं जाते थे वो दान कराते थे। कहीं पर भी उनको बुलाया जाता था, किसी भी संस्था में कहीं गरीब बच्चे देखते थे तो उनकी ट्यूशन का खर्चा वो अपनी तनख्वाह में से देने लगते थे। और घर कितनी तनख्वाह थी, ईमानदार आदमी थे, बहुत ज्यादा ऊपर की कोई ऐसी वो नहीं थी उनके पास, बैंक के मैनेजर ही थे। तो उसमें घर के खर्चे कई दफा हम उसमें महसूस करते थे कि ये शायद जिस पे हमारा हक था, वो हमारे पिता बाहर की दुनिया के अंदर क्यों लुटा रहे हैं। और हमारे लिए स्थिति ये होती थी कि हम 5 भाई थे, तो एक के कपड़े दूसरे को और दूसरे के कपड़े तीसरे को, वो ऐसे ही छोटे होते होते 5वें तक पहुंचते थे। तो इस तरह के हालात भी थे। लेकिन कोई ऐसा असंतोष भी बहुत नहीं होता था। लेकिन पिता की वो जो व्यवहार शैली थी, वो हमारी समझ से बाहर थी कि पिता ऐसा क्यों करते हैं। कभी कभार ऐसे लगता जैसे उनको अपने सम्मान की भूख है, लेकिन वो सम्मान की भी कभी भूख नहीं थी। तो ये तो हमारा अपना सोचने समझने का एक तरीका था, क्योंकि शहरी जीवन और परवरिश के अंदर हम जो अच्छे काम हैं उनके ऊपर भी कई दफा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो एक दफा क्या हुआ कि मैं उनके साथ अपने गांव गया, और मैंने देखा कि वो गांव जाते हुए रास्ते के अंदर उन्होंने काफी सारे फल खरीद लिए, कई सारी चीजें खरीद ली, 1-2 स्वेटर्स खरीद लिया, पता नहीं क्या क्या। उनको अब मुझे याद भी नहीं है कि क्या क्या वो ले गए थे। वो गिनते रहे अपनी उंगलियों के ऊपर और चीजें इकट्ठी करते रहे, और एक पूरा बैग उन्होंने भर लिया। और जैसे ही वो गांव में गए हैं, अपने घर के अंदर फल वगैरह और जो भी कुछ अपने घर के सदस्यों को देने थे वो दिए। और उसके बाद पूछा, अच्छा वो चाची कहाँ है? वो कहते चाची तो गुजर गई। अच्छा फिर वो जो एक ताई थी, हाँ वो बहुत बूढ़ी हो गई है। अच्छा वो जो फला आदमी है, कोई उनके लिए भी कोई यानी शब्द ही थे, कोई बड़े भाई साहब या क्या उन्होंने कहे होंगे, वो अब मैं बहुत याद नहीं कर पा रहा हूं। तो उन सब के बारे में जानकारियां इकट्ठी की, और उसके बाद झोला उठाया और निकल पड़े। और घरों का उनको पता ही था, सबके घरों में जाकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं। मैं साथ ही था उनके, तो उनको किसी को कोई चीज दे रहे हैं, किसी को कोई चीज दे रहे हैं। मुझे लगा ये पूरा गांव क्या इनका अपना परिवार है? ये क्या स्थिति है? किस तरह के परिवार के अंदर वो गए हैं तब। लेकिन एक चीज मुझे जरूर समझ में आई कि गांव के अंदर कितनी आपसी दुश्मनियां होती हों, एक दूसरे को लेकर के अहंकार कितना बड़ा, कई दफा अहंकार की भी वो चीजें, और एक दूसरे कितनी आलोचना लोग करते हों, और मुंह के ऊपर जाने क्या क्या वो कहते रहे होंगे एक दूसरे के बारे में। इसके बावजूद भीतर कहीं जैसे परिवार के सदस्यों के बीच कोई रागात्मक रिश्ता होता है, वो रिश्ता निभाना उन लोगों को आता है, चाहे वो शहर के हो जाए। वो हमारे संस्कारों में नहीं था। तो वो गांव, और फिर
और बहुत सारी चीजें जो बहुत बचपन के अंदर देखी और छूट गई, क्योंकि बाद में तो हम गांव जो हमारा जाना काफी कम हो गया था। तो वो मैं याद करता हूं कि वहां जब वो गांव के अंदर प्रवेश कर रहे होते थे तो वहां कहीं पे चबूतरा सा बना हुआ है छोटा सा, उसके ऊपर एक दिया जल रहा है और गांव के लोग आकर के उसी को ही नमस्कार किए जा रहे हैं, या किसी पेड़ के ऊपर, पीपल के पेड़ पर कोई मौलियां बंधी हुई हैं उसी को नमस्कार करके निकल रहे हैं। एक कोई और इसी तरह का मैंने छोटा सा घरौंदा देखा, वो कहते ये किसी की मजार है। मुझे मजार शब्द पहली दफा अपने गांव में सुनाई दिया बहुत बहुत बचपन के अंदर। तो हमें समझ नहीं आता, और ऐसा कुछ नहीं था कि अगर मजार है या कहीं दिया जल रहा है या कुछ और हो रहा है तो इन सब के अंदर कोई भेद है। हर आदमी जो जा रहा है, जितनी चीजें उनको वहां पे पवित्र लग रही हैं, उन सब के सामने या तो झुक रहा है या रुक रहा है या एक दो पल के लिए मौन ही खड़ा होकर के निकल गया है। लेकिन वो उन सबके साथ जैसे एक रिश्ता उन लोगों का मैंने वो बचपन में देखा, और वो समझ नहीं आता था कि ये क्या मामला है। फिर अब शहरी पढ़ाई, तो हमें लगा ये तो अंधविश्वास वाली बात है। गांव के लोग बहुत पुरानी तरह की सोच के लोग होते हैं और तरह तरह के अंधविश्वास उन्होंने पाले होते हैं, तो उनको उनका निर्वाह कर रहे होंगे, तो हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते रहे। और ये समझ भी ऐसी कि जैसे हम लोग तो वैचारिक तौर पर बड़े मुक्त होने वाले लोग हैं और बाहर निकल रहे हैं और पूरी दुनिया हमारे सामने खुल गई है और हमें मालूम है कि प्रगतिशीलता क्या होती है और आगे बढ़ना क्या होता है, तो सभ्यता के क्या माने हैं। यानी वो तमाम चीजें मन के अंदर जड़ें जमा करके बैठी हुई थी। तो उसी के अंदर से पल बढ़ करके आगे निकल गए, गांव पीछे छूट गए। और गांव के बारे में जो मेरा मूल्यांकन था वो सारा का सारा जब मैं वहां पे प्राचार्य के रूप में गया, सब झूठ हो गया और सब मिथ्या, और सब चीजों के जो बीच के तार थे वो कहां से कैसे जुड़ते हुए आए, वो बड़ी एक पीड़ादायक बात भी है मेरे लिए। सीखने का मौका भी उसके अंदर बहुत था और बहुत कुछ समझते हुए कुछ नया करने के लिए भी रास्ता वहां से खुल रहा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा वो जो कार्यकाल था और वो जो मेरे अनुभव थे उसके अंदर कोई बहुत बड़ी सफलताएं मैंने अर्जित की। हालांकि गांव के लोगों को लगता था कि मेरे वहां जाने से बहुत परिवर्तन आया था। अब उसकी भी बात मैं करूंगा, लेकिन मैं अपने तौर पर समझता हूं कि वो परिवर्तन उनको एक बड़े अलग तरह और अलग कारणों से परिवर्तन लगता हो, लेकिन उससे बहुत कुछ और करने की गुंजाइश थी। और मैं बल्कि उल्टे जो कुछ कर पा रहा था उससे कहीं अधिक असहायता को अपने भीतर एक बेचैनी की तरह पालता हुआ उस पूरे कार्यकाल के अंदर अपना काम करता रहा। तो उस दौर के अंदर ये जो मनस्थिति थी, अचानक एक दफा बात करते हुए कोई कॉलेज के अंदर छात्र लोग थे, तो कोई डिबेट वगैरह और इस तरह की बात हो रही थी, तो किसी ने द्रोणाचार्य की बात की कि वक्त बदल गया है और पहले द्रोणाचार्य जो हैं वो गरीबों का और गरीब छात्रों का, प्रतिभावान छात्रों का अंगूठा ले लेते थे, यानी इस तरह की बातें वहां पे हुई। लेकिन वहां पे उन लोगों के बीच बैठे हुए मुझे इस कथा का एक दूसरा पहलू दिखाई दिया, और वो आपसे साझा करता हूं क्योंकि वो मेरी असहायता में से और मेरी पीड़ा में से निकला था। गुरु द्रोण की कथा तो आप सब जानते ही हैं कि क्या था। तो मेरे मन में आया कि अगर गुरु द्रोण आज के दौर के अंदर लौट आए हूं तो क्या अनुभव करेंगे, लौट आने का कोई उनका कारण हो सकता है क्या। तो अचानक एक मन के अंदर एक बिंब उभरा, वो उसको एक कथा के रूप में आपसे कहता हूं कि गुरु द्रोण को इस पृथ्वी पर भेजने की तैयारी हो गई। महाभारत का युद्ध का अंत हो गया था, उसमें वो सत्ता के खास पक्ष का साथ देने की वजह से, मैं ऐसा मानता हूं कि गुरु होते हुए भी अपने एक शिष्य के हाथों पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। उनका बेटा भी उस युद्ध के अंदर मारा जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक खास तरह के सत्ता संबंधी समीकरण के अंदर संभवतः कहीं एक गलत स्थिति में रहे होंगे, उसका खामियाजा तो भुगत करके वो निकल गए। तो मेरे मन के अंदर एक बिंब आता है कि गुरु द्रोण देश छोड़ करके इस पृथ्वी के ऊपर चले गए हैं ऊपर, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हो रही, अभी भी भटक रहे हैं।
तो उन बात होती है कि आपकी वो पूछते हैं किसी देवदूत से कि मेरी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है। तो कहते हैं कि आपका एक कर्ज, उस पृथ्वी के जीवन का एक कर्ज आपके ऊपर उधार है। वो कर्ज क्या है वो पूछते हैं। यानी उसे आप कहें, ये मेरी सनक कहें, मैं कुछ चीजों को कथा का रूप अपने तरीके से देना पसंद करता हूं क्योंकि उसमें से अर्थ खुलते हैं। तो उसको उस कथा के रूप में ही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और संभवतः मैंने ये कहीं लिखी भी है कथा, लेकिन उसके कुछ टुकड़े आपसे साझा करता हूं। तो वो पूछते हैं कि मेरी मुक्ति उसका क्या कारण। कहते हैं कि एक कर्ज उधार है आपका। और वो कर्ज एकलव्य का है। तो एकलव्य का कर्ज अभी चुकता नहीं हुआ। तो कहते हैं इसका क्या इलाज है। कहते हैं आप पृथ्वी पर दोबारा जाइए और कुछ स्थितियों को देखिए, समझिए चीजों को। तो वो कहते हैं वहां जाकर जाऊंगा तो कौन मुझे पहचानेगा। कहते हैं आप चिंता मत करें, जो इस समय का जो भारत है उसके अंदर जिस तरह की सरकार है उसमें अभी भी विदुर भी इन्हीं कारणों से वहां पर चले गए हैं पृथ्वी के ऊपर। और इस समय मानव संसाधन के अंदर उनको मंत्री पद सौंप दिया गया है। तो आप जाइए, उनसे मिल लें। विदुर हैं तो आपके मित्र ही हैं, आपको पहचान लेंगे। तो गुरु द्रोण पृथ्वी पर आते हैं, विदुर से मिलते हैं। अब मानव संसाधन मंत्रालय खुल गया है, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था कायम हो गई है। विदुर बहुत प्रसन्न होते हैं कि गुरु द्रोण आ गए, अब तो हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को जाने कहां पहुंचा देंगे, कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो वो कहते हैं कि अब मेरे लिए करने को कुछ है तो बताइए। वो कहते हैं कि अब देखिए, आश्रम व्यवस्था तो अब ठप हो गई, अगर आप चाहें भी तो आश्रम व्यवस्था का अर्थ नहीं है। वो कहते ठप क्यों हुई, हमने तो बहुत मेहनत से उसको संवारा था, त्याग तपस्या और जाने क्या क्या, और उसको हमने कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। तो विदुर कहते हैं कि ये अब यहाँ आकर के जब मैं इन नई परिस्थितियों में पहुंचा हूं, तब मुझे समझ में आया है कि हमने जो आश्रम खड़े किए थे उनके अंदर जो राजकुल हैं उनका ही तो वर्चस्व था। सामान्य जनों के लिए तो आश्रम हमने खोले ही नहीं, और सामान्य जनों की जो प्रतिभा है उसका मूल्यांकन भी नहीं किया। तो इस देश का एक बड़ा व्यापक वर्ग जो है वो आश्रम व्यवस्था के बाहर रह गया। हमने अपना तन मन धन जो है वो सत्ता के लिए दिया, और सत्ता के भीतर जो लोग उच्च पदों के ऊपर थे, सामंत थे और राजा लोगों के परिवारों के लोग थे, उनको हमने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि वो पूरी विश्व को जीतने लायक भी हो सके उस दौर के अंदर। या अगर विश्व ना कहें तो कम से कम भारत के सम्राट होने लायक तो उनको हमने बना ही दिया था। तो इस तरह की स्थितियां, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा सीमित वर्ग था और वही प्रगतिशील भी था, उसी के पास सुख सुविधाएं भी थीं और वो हमें भी पाल सकते थे। तो वो आश्रम व्यवस्था इस आपसदारी के अंदर फलीभूत हो रही थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, तो एक नई तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। आश्रम न कहें उनको, लेकिन हमने प्रयास किया है कि दूर दूर तक जो है ऐसे संस्थान खोल दिए जाएं, और गांव के अंदर भी, गांव देहात तक के अंदर हमने सरकारी कॉलेज जो हैं, सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियों के सेंटर्स तक हमने वहाँ पर स्थापित कर दिए हैं। और हम चाहते हैं कि भारत का जो एक एक बच्चा है, एक एक एकलव्य जो है, उसके लिए भी ये संस्थान खुल जाएं, और अब वो भी अपनी प्रतिभा को अगर चमकाना चाहे तो इन संस्थानों के माध्यम से चमका ले। तो कहते हैं यही तो करने में इस पृथ्वी पर आया था कि अगर एकलव्यों के लिए ये पूरी शिक्षा व्यवस्था खुल गई है और अब उनसे अंगूठा भी मांगने की कोई ऐसी विवशता हमारे सामने नहीं है, तब मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा। मुझे आप इस शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाइए। कहते आ जाइए, आइए और संभालिए। ये यूजीसी है, इससे बड़ा पद तो कोई होता नहीं, इसके चेयरमैन हो जाइए। नए रूप में, नई शक्ल के अंदर उनको यूजीसी का चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन जिस समय वो उसको पदभार संभालने को होते हैं, वो कहते हैं कि लेकिन मुझे करना क्या होगा। तो कहते हैं कि करना ये होगा कि आप एकलव्य का अंगूठा आपने मांगा था तो कर्ज उधार था, अब उस कर्ज को चुकता करने का समय है। तो वो समय क्या है? समय ये है, और किस रूप में चुकता करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। विदुर बोले, कहते बताइए। कहते आप बैठिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके सामने फाइलों के ढेर लगे हैं। नीति निर्धारण हम लोग कर चुके हैं।
मंत्री लोग, सत्ता के लोग और तमाम लोग, क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, वो सब तैयारी हो चुकी है। आपको बस वहां पे बैठना है और बैठते ही जैसे ही आप उस कुर्सी के ऊपर बैठेंगे, आपके हाथ में एक कलम थमा दी जाएगी, एक अंगूठा और 2 उंगलियां, उनसे आपको हस्ताक्षर करने हैं। और लेकिन वो अंगूठा और वो 2 उंगलियां अब आपको सरकार के पास गिरवी रखनी पड़ेंगी। और अगर आप गिरवी रख देते हैं और जैसा हम चाहते हैं उस ढंग से हस्ताक्षर करते चले जाते हैं, तो आपका कर्ज चुकता हो गया। आपने किसी का अंगूठा लिया था, अब आपको अपना अंगूठा और ब्याज के अंदर 2 उंगलियां सरकार को देनी होंगी। गुरुद्रोण समझ गए, पुनः विवशता का अनुभव करने लगे। उन्हें लगा कि ये तो बहुत काम कठिन हो गया। भीतर से हृदय नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर इस ढंग से ही मुझे चुकता करना है अपने आप को, तो फिर से ये तो अपनी आत्मा को बंदिश में डालने वाली स्थिति हो गई। बड़े गहरे अंतर्द्वंद की स्थिति में चले गए। उन्हें लगा कि ये तो आत्महनन का मामला हो गया। घर चले गए पदभार संभालने के बावजूद, लेकिन अगले दिन वो कार्यालय नहीं पहुंचे। एक ही दिन का कार्यकाल, वो भी नहीं मिला उनको। और पता चला, विदुर ने उनके बारे में पूछताछ की कि हैं कहाँ पर, उनको बुलाइए, उनको तो अपना काम शुरू करना है आज से। तो पता लगा कि वो जहां थे वहां से गायब हो गए। कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा। तो पीछे एक वो पत्र छोड़ गए थे। वो पत्र के अंदर लिखा हुआ ये था कि आज से मैं गुरु होने की अपनी जो अर्हता है, गुरु होने का अपना जो मेरा एक योग्यता जो आप मुझ में पाते हैं, मैं उसको पीछे छोड़ता हूं। अब मैं एक जन सामान्य के रूप में लोगों के बीच में जा रहा हूं। काम वही करूंगा, लेकिन अब गुरु के रूप में नहीं करूंगा, बल्कि ये जितनी गुरु व्यवस्था है और सत्ता व्यवस्था है, इसके ऊपर प्रश्न उठाने के लिए अपने आप को स्वतंत्र करूंगा। अब लोगों के बीच जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन सच के प्रश्न उठाने के लिए अब मुझे जाना है। तो विदुर और सरकार सब परेशान हो गए कि ये आदमी तो अब समस्या खड़ी कर देगा। हो सकता है सत्ता के विरोध में ये लोगों के भीतर ज्ञान की जागृति जो है उसको संगठित कर दे, और जो चल रही शिक्षा व्यवस्था है वो सारी उधार की है, पश्चिम से आई हुई है, वो शिक्षा व्यवस्था संकटग्रस्त हो जाए। गुरुद्रोण की संभावनाओं को वो जानते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़े प्रश्न उठा दे। तो उन्होंने क्या किया कि जब कहीं उनको जनता के भीतर से कहीं भी कोई ढंग की आवाज सुनाई देती थी, जिसके अंदर सत्य की कोई जरा भी चिंगारी होती थी, उसको कुंद करने के लिए उन्होंने झूठ के महकमे खड़े कर दिए, झूठ का मीडिया खड़ा कर दिया। जैसे ही कोई सच की आवाज आती थी तो झूठ का प्रचार करने वाली 1000 आवाजें उठनी आरंभ हो जाती और उस आवाज को दबा देती। गुरुद्रोण कहाँ हैं और क्या सोचते होंगे इस पूरी स्थिति के अंदर, इसका अब आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि यदि गुरुद्रोण कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं, तो सत्ता व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था भी उतनी ही असहाय है, और उसे अपने झूठ को और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उससे कहीं अधिक प्रयास करना पड़ता है। अब ये जो कथा है, यदि आप इसका निहितार्थ समझते हैं, तो इस निहितार्थ के साथ जुड़ी हुई जो मेरी आत्मकथा का एक छोटा सा वाकया है, वो पहले आपसे साझा कर लेता हूँ। 2012 में मैंने वह नौकरी छोड़ दी। हुआ तो मैं सेवानिवृत्त ही था। 58 साल पे सरकारी नौकरी से हम लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन तब सरकार की एक नीति थी कि हम 2 साल के लिए एक्सटेंशन ले सकते थे। अब मेरे सामने ये स्थिति थी। गांव के लोग मेरे काम से प्रसन्न थे। उनको लगता था कि एक कॉलेज, एक महाविद्यालय जो लगभग मृत प्राय स्थिति में था, वो भी आपसे अभी साझा करूंगा, उसके अंदर कुछ थोड़ा प्राण संचार हो गया है, वो अपने पैरों पे खड़ा होने लायक हो गया है। अथक मेहनत के 4 वर्ष पीछे थे मेरे। तो ग्राम पंचायत के लोग इकट्ठे हुए, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थीं
उनके भी जो नॉमिनीज थे और जो नेता थे वो तकरीबन सारे वो मेरे बहुत करीबी हो गए थे मेरे काम को देखते हुए। अक्सर आना जाना था तो वो सब इकट्ठे होकर के ग्राम पंचायत और वो नेता लोग सब इकट्ठे होकर के मेरे वहाँ कार्यालय के अंदर आकर के बैठ गए और मुझे मनाने लगे कि आप 2 साल की एक्सटेंशन ले लीजिए, पता लगा है कि आप लेना नहीं चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए, 2 साल और दे दीजिए इस कॉलेज को, तो ये कॉलेज थोड़ा और अपने पैरों पर ही नहीं हो सकता है कि इतना मजबूत हो जाए कि फिर ये पीछे मुड़ करके ना देखे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ये इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा हूँ अपनी एक्सटेंशन कि मुझे यहाँ काम करने से एतराज़ है। मैं यहाँ का काम तो करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है यहाँ, लेकिन एक दूसरी स्थिति सामने आ गई। वो कहते क्या आई है कि अभी मैं कल ही हमें बुलाया गया था वहाँ सरकार की तरफ से, तो शिक्षा मंत्री के साथ जो सीनियर प्रिंसिपल्स थे, 4 प्रिंसिपल्स जो टॉप मोस्ट जिनके समय काफ़ी हो गया था, जो सीनियरिटी के अंदर ऊपर चले गए थे, उन चारों की एक मीटिंग की थी शिक्षा मंत्री ने। तो उसके कमरे में 4 लोग हम गए थे तो उनके अंदर मेरा नंबर दूसरा था, यानी पहला वरीयता क्रम में कोई महिला थी, दूसरे पर मैं था, तीसरे के ऊपर और चौथे के ऊपर और कुछ लोग थे। तो उनमें भी एक महिला थी, एक पुरुष थे, तो 2 पुरुष 2 महिलाएं ऐसा कह लीजिए। तो वहाँ पे हमें जाकर के एजेंडे का पता लगा। पता ये चला कि वहाँ पे कॉलेजेस के जो डायरेक्टर हैं उनके पद के लिए वो उन्होंने हमें बुलाया था और एक तरह की वो इंटरव्यू कह लीजिए या शिक्षा मंत्री जानना चाहते होंगे कि किसको अब अगला डायरेक्टर बनाया जाएगा, तो हम 4 लोगों में से किसी एक का चुनाव करना था। तो बातचीत हुई, सबसे अकेले अकेले बात की उन्होंने, बहुत सारी बातें इधर की उधर की, आप क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो, आपके अनुभव क्या हैं, बहुत कुछ वो हमसे जानते रहे। कोई इंटरव्यू नहीं थी, वो हमसे हमारे अनुभव और हमारे काम के तरीके को और चीज़ों को वो समझना चाह रहे थे। तो वो सारा हुआ और हम चारों को बाद में बाहर बिठा लिया गया। तो उसके बाद केवल मुझे अंदर बुलाया गया आखिर के अंदर। तो मुझे समझ में आ गया, उन्होंने बाकी लोगों ने भी हमें बताया कि ये ऐसे है। तो जो पहले नंबर पर महिला थी वो कहती कि मैं तो अब इस काम से अपने आप को अलहदा करती हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है। तो मैं तो वहाँ पे शिक्षा मंत्री से कह ही आई थी कि मैं तो नहीं करूँगी। उन्होंने मुझसे पूछा भी था तो मैं तो कह आई थी। तो मैं समझ गया कि अब निर्णय लेने का समय आ गया है। तो शिक्षा मंत्री ने मुझे भीतर आते ही 2 ही पंक्तियाँ कहीं, प्रिंसिपल साहब अपना बोरिया बिस्तरा बन लो। पंजाबी है, आप जानते होंगे कि पंजाब के लोग तो उसी ढंग से। तो उसने हंसते हुए शिक्षा मंत्री को उस तरह से हंसते और इतना रिलैक्स मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कीजिए और चंडीगढ़ आ जाइए, बस। और कहा कि आप जाइए। बात खत्म हुई। मैं समझ गया कि अब ये तो मामला दूसरा हो गया। तो मेरे सामने अब संकट ये था कि अगर तो मैं गांव में रहता हूँ, वहां पे काम करता रहता, तो शायद मैं 2 वर्ष और एक्सटेंशन ले लेता। लेकिन जैसी मेरी आंखों की स्थिति थी, वो संभवतः है जिन्होंने पुरानी कड़ियाँ देखी हैं तो उसके अंदर मैंने वो साझा किया था कि मेरी दोनों आंखें ग्लूकोमा की वजह से लगभग अर्ध अंधता की स्थिति में चली गई थी। तो डायरेक्टर का काम तो बहुत आप समझते ही हैं कि कई तरह की एक एक पन्ने को पढ़ना, कहीं पे गलत हस्ताक्षर हो जाए तो वो भी एक भय था मेरे भीतर। लेकिन ये भी था कि चलिए वहाँ पे काम करने वाले दूसरे पीए होते हैं, दूसरे तमाम लोग होते हैं, वो सब भी था कि शायद मैं संभाल लूंगा। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे वहाँ पे लौटते हुए बाहर आया जब मैं, तो पुराने डायरेक्टर जो जिनकी सेवानिवृत्ति हो रही थी वो मुझे पकड़ करके ले गए और अपने अनुभव सुनाने लगे रास्ते में। वो कहते कि मैंने कहा आपको कैसा लगा यहाँ पर रहते हुए? कहते लगा क्या? कहते मैंने तो कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। जैसे ही मैं अपने दफ्तर में आता था, फाइलों के ढेर हैं, दस्तखत करने हैं, या फिर मिनिस्टर का बुलावा आ जाता है, कभी कभी सेक्रेटरी का बुलावा आ जाता है, जाना पड़ता है बोरिया बिस्तरा उठा करके। कब वो हमें कहाँ भेज दें उसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी वो किसी नीति को बनाने के लिए कभी को कहते हैं दिल्ली जाया हो, कभी किसी कोर्ट केस के अंदर आप अपनी पेशियां भुगत लो, वगैरह वगैरह, और 1000 तरह की बातें उन्होंने कही। और कहते यहाँ तो दम मारने की फुर्सत नहीं है और हम लोग एक तरह के बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ काम करते हैं। कहते मैंने कॉलेजेस के लिए तो कुछ किया ही नहीं,
ना ही मुझे करने के लिए फुर्सत मिली और ना ही मुझे छोड़ा गया। अब वहां क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में, उन स्थितियों के बारे में मैं सरकार को भी क्या बताऊं। वो लोग अपनी नीतियां बनाते हैं, अपने ढंग से ग्रांट्स बनाते हैं, अपने ढंग से उनको खर्च करने के तरीके निकालते हैं और हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहते हैं। नाम को मैं डायरेक्टर हूं, मैं समझ गया कि ये मामला तो खतरनाक है, ये काम कम से कम मैं नहीं कर सकता हूं। तो मैंने ग्राम पंचायत के लोगों से कहा, उन नेताओं से कहा कि स्थिति ये है। वो कहते हैं हमारी पहुंच ऊपर सरकार तक है। वो जो नेता लोग बैठे हुए थे, हम कह देंगे कि इनको डायरेक्टर के पद पर न लगाएं, यहीं पर रहने दें। मैंने कहा नहीं, वो आपकी सुनेंगे नहीं है। अब और आप ऐसे ही धर्म संकट का शिकार होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा, आप भी होंगे। तो आखिरकार वो एक्सटेंशन ली और मैं बाहर आ गया। और जब मैं वहां से बाहर निकला, उसी दौर के अंदर मैंने वो गुरुद्रोण वाली वो कथा लिखी और अपने ढंग से लिखी। उसके अर्थ कुछ और थे। मैं ये तो दावा नहीं करता कि गुरुद्रोण होने का कोई अर्थ है या मेरे अंदर कोई वैसी काबिलियत है, उतनी ऊंचाई, लेकिन उस तरह की एक असहायता जो गुरुद्रोण ऐसे हालात के अंदर अनुभव कर सकते थे, वैसी असहायता हजारों लोग हमारे बीच, हमारे आसपास के लोग अनुभव ही करते होंगे। और उनके सामने ये संकट ही होगा कि जैसे हालात बन गए हैं उसमें सब कुछ जैसे एक व्यवस्था के तंत्र ने चारों तरफ से घेर करके आपको अपनी जकड़बंदी के अंदर कस लिया है और आप कुछ भी करने लायक नहीं रह गए हैं। बल्कि उल्टे होता ये है कि जितनी ही आपकी सामर्थ्य बढ़ती है, जितना पद आपका ऊंचा होता चला जाता है, उतनी ज्यादा आपकी विवशताएं आपके सामने मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं और आपको घेरने लगती हैं और आप कुछ भी करने लायक स्थिति के अंदर रहते ही नहीं है किसी भी तरीके से। और ऐसा नहीं है कि कोई राजनेता है उनको कोई स्वतंत्रता है, वैसा कुछ नहीं है। अब पूरी दुनिया का एक तंत्र है, अगर आप इसको समझते होंगे तो पूरी दुनिया एक खास तरह के सिस्टम के अंदर, एक खास तरह की व्यवस्था में चली गई है। उस व्यवस्था को उन्होंने जिन्होंने खड़ा किया है, और वो पश्चिम ने ही खड़ा किया है असल में, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, तो उसको खड़ा रखने के तरीके क्या हैं? खड़ा रखने के तरीके ये हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे, उनकी उस तरह की शिक्षा नीति का, और जितनी तीसरी दुनिया के देश हैं वहां पर उस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो कि उनको फीडबैक मिलता रहे और वो दोयम स्थिति के अंदर भी बने रहें, उनको फीडबैक भी देते रहें और लगे कि वो कुछ कर रहे हैं लेकिन करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसी स्थिति के अंदर बनाए रखना, इसके लिए बहुत प्रयास होते हैं। और इस बात को अगर आप लोग देखते होंगे कि जो बड़ी ग्रांट्स आती हैं, जिसको इंटरनेशनल ग्रांट्स हम कहते हैं, और हमारी सरकारों को भी मिलती हैं, जिनमें उनको कहा जाता है कि इस खास तरह की रिसर्च के लिए, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ये ग्रांट्स आ रही हैं, वो प्रोजेक्ट्स पहले से तय होते हैं कि इस तरह के कामों को अगर आप करेंगे तो इसके लिए आप ये धन खर्च कर सकते हैं। और विश्व की जो संस्थाएं हैं वो सारी फंडिंग करती हैं ताकि जो खास दिशा के अंदर शिक्षा का विकास जिधर वो करना चाहते हैं उधर ही हो और उससे दाएं बाएं ना हो सके समाज जो है। तो उनको और कई तरह की जो वो सहायता करते हैं, वो सहायता के नाम पर दरअसल वो गुलामी परोसते हैं। तो वो एक सांस्कृतिक गुलामी है जिसका एक बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो गया है और वो इतना सूक्ष्म तंत्र है कि दिखाई नहीं देता। जो छोटे देश हैं उनको लगता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं उनकी बहुत मदद कर रही हैं, उनको रिसर्च के अंदर फंडिंग हो रही है और चीजें हो रही हैं, वो लोग पीछे खड़े हैं और उनके प्रतिभावान छात्रों को बड़ी बड़ी नौकरियां विदेशों तक के अंदर मिल जाती हैं। तो लेकिन इसके इस सारे जाल के अंदर किस तरह से फंसाया गया है और किस तरह की गुलामी दबे पांव हमें परोस दी जाती है और हम गुलाम हंसते हंसते खुशी खुशी उस गुलामी को निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर इस बात को, इस सूक्ष्मता को आप देख सकेंगे तो समझ में आएगा कि विचार और चिंतन की आजादी के लिए आज की दुनिया के अंदर कितनी कम गुंजाइश रह गई है। अगर आप कुछ नया करना चाहें, कुछ तब्दीली करना चाहें, सामाजिक रूपांतर के लिए कुछ कार्यक्रम चलाना चाहें, तो आपके बस की बात नहीं है। आपको समझ भी आ रहा हो कि आप किधर जा सकते हैं या ये देश किधर जा सकता है, इसको किधर लेकर के जाना है, इसके बावजूद बहुत दूर तक जाने के लिए कोई अवसर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आप अकेले पढ़ सकते हो। उस ग्लोबल इज लोकल की बात तो कही जाती है, लेकिन उसके अंदर लोकल के लिए तो कोई जगह है नहीं। वो जितना लोकल को
किस ढंग से महत्व देना है, स्थानीयता का महत्व कितना होगा और कहाँ होगा, इसका निर्धारण वो जो वैश्विक तंत्र है वो करता है। तो खैर इस तरह इस विमर्श के अंदर बहुत गहराई के अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं तो इस वजह से पहुंचा हूं क्योंकि मैंने भीतर रहते हुए इन चीजों को अनुभव किया, कैसे ये संस्थान चलाए जाते हैं, किस तरह के काम है, किस तरह की जो उस दौर के अंदर मैंने मीटिंग्स की, जो सरकार हमें बुलाती थी, किस ढंग से ग्रांट्स आती है, वो सारा जो खेल है उस सब के भीतर से होकर के गुजरा, तो बहुत सारी चीजें समझ में आई। तो खैर वहां लेकिन उसका एक चित्र आपके सामने रखने से पहले, अपने अनुभव उस लिहाज से आपके सामने मैं रखूं, उससे पहले मैं उसकी शुरुआत तक अब जाता हूं। मैंने फ्लैशबैक की तरह उसकी क्या कल्मिनेशन हुई वो तो आपसे साझा कर ली, क्या कहाँ पहुंचा और क्या उसकी परिणति हुई और कैसे मैं अपनी एक्सटेंशन छोड़ करके भागा हूं, वो आपसे साझा कर लिया। और उसके पीछे क्या विवशता थी, जितना काम वहां किया, वहां रहते हुए जो असहायता थी, उससे बड़ी असहायता लेकर के मैं उस नौकरी से बाहर आ गया। और अचानक मुझे लगा कि अब शायद मैं कुछ अगर लिख करके या कुछ अपने ढंग से इन विषयों के ऊपर जो मौलिक चिंतन मैं कर सकता हूं, अगर करते हुए कुछ कर सकूं, तो शायद मेरी आवाज ज्यादा कम से कम मेरे अपने तई ईमानदार आवाज तो होगी ही, भले ही वो कहीं पहुंचती हो या ना पहुंचती हो। तो बस केवल इतना संतोष बटोर करके मैं बाहर निकल आया। और मैं जानता हूं कि कोई करने लायक बात बहुत होती नहीं। आप कहीं अपनी बात अगर खुल करके करते हैं तो जो वो गुलामी का पूरा तंत्र है वो आपको अपना दुश्मन मानता हुआ अपने जो ट्रिगर्स हैं वो आपकी तरफ घुमा देता है, और आप अचानक कटघरे में खड़े हुए अपने आप को अनुभव करते हैं, पहले से भी कहीं ज्यादा। आप कहना भी चाहें, कुछ बताना भी चाहें, या ये भी कहना चाहें कि चलिए आइए संवाद कीजिए, रूपांतर इस तरह से संभव है, लेकिन उसकी वजह से जिन लोगों के वो जो गुलामी का तंत्र टूट रहा होता है, जिसको मैं भक्त समाज की मानसिकता का तंत्र कहता हूं, वो पूरी दुनिया में है। उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं केवल भारतीय समाज को अपने सामने रख करके ये बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया को भक्त समाज के अंदर बदल दिया। हमारे यहाँ भक्त शब्द चलता है, बाकी दुनिया के अंदर यस मैन चलते हैं, तो पूरी दुनिया को यस मैन के अंदर बदला जा रहा है। तो उसका अर्थ वही है। हमारे यहाँ उसके लिए हमने एक शब्द घड़ लिया है, वो भी शब्द पिछले कुछ दौर के अंदर कुछ खास कारणों से ज्यादा नुमाया हो गया है, तो लेकिन वो अर्थपूर्ण है, जिसको अब कन्फॉर्मिस्ट जो साइकी कहते हैं, ये उसका मामला है। और सोशल साइंसेज वाले जो समाज विज्ञान वाले लोग हैं वो आपको बताएंगे कि समाज की व्यवस्था के पीछे कन्फॉर्मिज्म तो है ही है। अगर कन्फॉर्मिटी नहीं है, और बड़े से बड़े चिंतक भी अब तो फिर से, यानी जो आदमी इतिहास का अंत वाली किताब लिख रहा है फुकुयामा, वो अब कन्फॉर्मिटी की बातें कर रहा है। तो कन्फॉर्मिटी जो है वो शक्ल बदल बदल करके बार बार सिर उठाती है, और इसलिए सिर उठाती है क्योंकि ये जरूरी भी है। उसके बिना तो भक्त समाज का होना और बनाए रखना व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। और जब तक व्यवस्था बचती है या व्यवस्था होती है, और जितनी केंद्रीकरण व्यवस्था का होता है, उतना ही समाज की वो जो भक्त मानसिकता है या गुलाम मानसिकता है, उतनी ही ज्यादा गहराती है, उतना ही मौलिक चिंतन के लिए कम गुंजाइश बचती है। तो ये मामला केवल भारत का नहीं है, इसलिए उस ढंग से इसको न लिया जाए मेरी बात को। इसको एक वैश्विक संकट के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं, और उसके हिस्सा होते हुए ये बातें, क्योंकि मेरे सामने ज्यादा मुखर रूप में अनेक कारणों से उस दौर में सामने आई, तो वो मैं आपसे क्योंकि साझा करना चाहता हूं, तो अब मैं अपने उन अनुभवों में आता हूं कि कैसे मैं यहां तक पहुंचा हूं। इन तमाम बातों को सोचने समझने लायक किन कारणों से हुआ, शायद उन बातों को अपने सामने रखते हुए आप भी कुछ हद तक संभव होता है मेरे साथ हो लें, और या ये महसूस करें कि मैं जो कह रहा हूं उसको इस कोण से भी समझा जा सकता है या किसी अन्य कोण से भी समझा जा सकता है। कम से कम इतनी संवाद की गुंजाइश तो शायद उसमें से निकलेगी ही। तो मैं आपको बताता हूं कि जब मैं मेरी वहां पर बतौर प्राचार्य अपॉइंटमेंट हुई,
तो वहां जाकर के पहली बात जो मेरी निगाह के अंदर आई वो ये थी कि ये गांव का एक ऐसा कॉलेज है जो अब मृत प्राय हो गया है, लेकिन ये इस कॉलेज को बचाए रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जालंधर से 18-20 किलोमीटर के ऊपर ये गांव है जंडियाला, जहां पर ये महाविद्यालय बना हुआ है। अब तो सरकारी हो गया, पहले ये सरकारी नहीं था। लेकिन जिस वजह से ये जरूरी मुझे लगा वो ये था कि आसपास के 40-45 गांव जो हैं उनके पूरे क्लस्टर के अंदर ये अकेला महाविद्यालय गांव के क्षेत्र में स्थित है और उसके केंद्र में स्थित है। यानी 18-20 किलोमीटर जालंधर से होते हुए, सड़कों से होता हुआ मैं इस कॉलेज पहुंचता था, लेकिन वही आप देख लें उसकी पूरी पेरिफेरी यानी 20 किलोमीटर उस जंडियाला के आसपास की चारों तरफ से दूसरी तरफ फगवाड़ा पड़ जाता था। लेकिन फगवाड़ा छोटा शहर ही है, तो शिक्षा का उतना बड़ा केंद्र नहीं है जितना जालंधर है। जालंधर में आपको बड़े महाविद्यालय मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी तक मिल जाएगी, 2-3 यूनिवर्सिटीज है वहां पर। तो वो उस लिहाज से एक बड़ा शहर आप कह सकते हैं। लेकिन जालंधर के परे आप चले जाएं तो उधर दूर लुधियाना तक, जो लुधियाना आगे 60 किलोमीटर तकरीबन वहां से पड़ेगा, तो उतने बड़े क्लस्टर के अंदर गांव का एकमात्र सरकारी कॉलेज, और इतने सारे गांव और इतने सारा फीडबैक और इतने सारे बच्चे वहां पर आ सकते हैं। और मैं जब वहां पे गया तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी जगह पर वो स्थित है, उसमें इतनी संभावनाएं हैं, इतने बड़े क्षेत्र की वो सेवा कर सकता है शिक्षा के माध्यम से, तो मर क्यों रहा है। और मरने का क्या हुआ कि जब मैं वहां पर जाकर के ज्वाइन किया तो मैंने कहा कि चलिए अपने छात्रों से मुझे मिलवा दीजिए। जो वाइस प्रिंसिपल थे हमारे, उनको मैंने कहा कि मुझे ले चलिए। तो बच्चों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा क्या किया गया, एक सामने ग्राउंड था वहां पे, तो बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं उस कॉलेज के अंदर। तो एक ग्राउंड था, सर्दियों के दिन थे, तो कहते सब लोग धूप में बैठना चाहते हैं सर। मैंने कहा ठीक है चलिए धूप में बैठते हैं। तो सर्दी के अंदर धूप के अंदर 4-5 चेयर्स लगा दी गई जहां पे टीचर्स कुल जमा 5 टीचर्स, मेरे समेत, प्रिंसिपल के समेत, और कोई नहीं था वहां पर। और जब छात्र इकट्ठे होने शुरू हुए तो मैं अचानक परेशान हो गया। मैंने देखा 40-50 बच्चे बैठे हुए। मैं कहा बाकी लोग, कहते जी 10-12 एब्सेंट होंगे बाकी। मैं कहा चलिए 60 मान लेते हैं। तो और बाकी, कहते बाकी क्या, ये पूरा कॉलेज यही है। मैं आश्चर्य से उन लोगों को देखता रहा कि ये 60 विद्यार्थियों का कुल जमा कॉलेज। तो मैंने हंसते हुए उनको कहा कि मैं अभी होशियारपुर से तब्दील होकर के आया हूँ यहाँ पर। मेरी एमए की क्लासेस हैं। एमए के अंदर, हालांकि एमए हिंदी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा उतनी लोकप्रिय भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा मेरी उस क्लास के अंदर 85 बच्चे एमए 1 के अंदर और 70-75 बच्चे एमए 2 के अंदर रोज पढ़ाता हूँ मैं उनको, और पढ़ाता आया हूँ अभी तक यहाँ पर। तो यानी एक एक क्लास के अंदर पूरे कॉलेज की पूरी स्ट्रेंथ से ज्यादा बच्चे। तो मैंने कहा हुआ क्या? वो कहते जी ये आपको जानने के लिए बहुत समय मिल जाएगा, आप अभी अपना जो भी इनसे बात करना चाहते हैं आप कीजिए। खैर मैंने जो बातें करनी थी की, लेकिन पहले दिन ही मन एकदम बेचैन हो गया कि ये कैसा कॉलेज है। 50-40 बच्चे बैठे हुए हैं बाकी, और मैंने देखा वहां जाकर के तो कोई ऐसी कोई क्लासेस लगाने का कोई बहुत माहौल नहीं है या कुछ नहीं था। बच्चे आसपास घूम रहे थे। मुझे लगा कि आसपास इतने बच्चे तो किसी भी कॉलेज में आप चले जाएं तो इधर उधर घूमने वाले आपको हर कॉलेज के अंदर 40-50-60 बच्चे तो कभी भी मिल जाएंगे, किसी भी समय खाली पीरियड्स होते हैं। लेकिन वो तो कुल जमा पूरा कॉलेज ही बाहर था वहां पर ग्राउंड्स के अंदर। तो एक आध टीचर ने शायद मेरी वजह से वहां पर, जब मैं बाहर गया हूं तो कुर्सी के ऊपर एक अध्यापिका बैठी हुई थी, तो 4-5 बच्चे उनके सामने थे। वो उठ करके फिर इधर आ गई कि जैसे उन्होंने क्लास ली है, और लेकर के अपने बच्चों को लेकर के तो चले आए। तो ये इतना छोटा सा कॉलेज, मैंने कहा ये क्या स्थिति है। तो खैर मैं आया और जैसे ही ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ गांव के भीतर ही, मेरे एक मित्र उसी गांव के थे और बहुत गहरे मित्र, बहुत यानी उनका बड़ा सम्मान मेरे मन में, जसबीर सिंह जौहल उनका नाम है।
तो उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर जौहल, वो भी एक स्कूल की प्रिंसिपल रिटायर हुई थी। तो हाल ही के अंदर पारिवारिक संबंध थे हमारे। और वो बहुत बड़े चिंतक, जसवीर सिंह जौहर का आज भी मैं सम्मान करता हूँ। किसी ज़माने के अंदर जब पंजाब के अंदर नक्सलाइट मूवमेंट खड़ी हुई थी, तो उसके शायद वो सबसे बड़े आइडियोलॉग ही माने जाते थे। जेल भी रहे। उसके बाद वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर चले गए। LIC के ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर वो बड़े लीडर्स के अंदर शुमार होते थे। और बहुत पढ़े लिखे आदमी, बड़ा उनका साहित्य पर, यानी उनके साथ मेरी मित्रता साहित्यिक कारणों से थी। अक्सर उनसे जालंधर के अंदर मिलना होता था। जब LIC के अंदर जहाँ पे वो थे, तो हम उनके यहाँ चले जाते थे और खाली समय के अंदर उनसे घंटों बातचीत करनी। और वो अक्सर मेरे घर आ जाते थे, तो बहुत सारे विषयों के ऊपर अक्सर बातचीत होती थी उनसे। तो वो वहीं पर थे, मैं उनके घर चला गया। तो मैंने कहा, कहते आपका स्वागत है, आप हमारे गाँव आ गए हैं। तो अब मैं गाँव में शिफ्ट हो गया हूँ रिटायर होने के बाद। तो मैंने कहा मैं आ तो गया हूँ। कहते आप कॉलेज जा आए हैं और आपने देख ही लिया होगा कि वो क्या स्थिति है। लेकिन मैं आपसे, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, खुद ही कहते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी बहुत हुई कि आप आ गए हो यहाँ पर और आप मेरे मित्र हो। मैं आपसे आज, कहते अपने दिल की एक बात साझा करता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा बताइए। कहते हम पूरी दुनिया को बदलने के लिए विमर्श करते हैं, बैठ करके बातचीत करते हैं आपस में। हम कभी मार्क्सवाद पे बहस करते हैं, कभी गांधीवाद पे बहस करते हैं, कभी हम आधुनिकतावाद के बाबत सोचना शुरू करते हैं। हम पूरी दुनिया को बदलना, कैसे बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, तो रास्ते की रुकावटें क्या, जाने क्या क्या हम करते हैं। और वो बातें ये अपनी जगह। लेकिन आपसे मैं आज एक वायदा चाहता हूं कि बताइए। कहते इस कॉलेज के यहाँ पे एक छोटा सा कॉलेज है, उसके आप प्रिंसिपल बन करके आए हैं। क्या हम लोग मिल करके, हम आपके साथ हैं, कहते उन्होंने हम ही कहा था कि हम लोग मिल करके क्या एक मरे हुए महाविद्यालय को, कॉलेज को जिंदा नहीं कर सकते फिर से। तो मैंने कहा, आपने ये कहा, मैं तो अपनी पीड़ा लेकर के आया था कि ये कैसा कॉलेज है, मैं आकर के कहाँ फंस गया हूँ। तो आपने तो एक बात ही उलट दी। कहते मैं खुश इसी वजह से हुआ कि अगर आप यहाँ हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर दुनिया बदलने का सपना कोई आदमी देख सकता है, तो क्या एक कॉलेज को खड़ा नहीं कर सकता है। उनकी बात मैंने पल्ले बांध ली। मैंने कहा ठीक है, कहा आप सहयोग करेंगे। कहते हैं हम सब सहयोग करेंगे, मैं ही नहीं करूंगा, मैं पूरे गांव को इकट्ठा करता हूं। गांव के जो लीडर्स हैं वो सारे इकट्ठे होंगे, ग्राम पंचायत इकट्ठी होगी, हम सब मिलकर के इस कॉलेज को खड़ा करते हैं। कि ठीक है, आज से मुहिम शुरू। पहले दिन से ही उस कॉलेज को फिर से खड़ा करने की मुहिम शुरू हो गई। जिन दिनों में मैं गया था, वो सेशन का एंड था, आखिरी दिन थे। अगला सेशन तो अभी 3-4 महीने के बाद शुरू होना था। जनवरी के आसपास मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून जुलाई के अंदर 6 महीने बीच में थे। तो हमारे पास अगले सेशन के लिए 6 महीने थे काम करने के लिए। हमने कहा कि चलिए, अब तो योजनाएं बनने लगी। मैं कॉलेज को देखता, अपने ऑफिस को देखता, लेकिन मैं बड़ा परेशान हुआ। कॉलेज का ऑफिस बुरी हालत में, यानी सरकारी संस्थाओं का की क्या स्थिति हो सकती है, उसका एक चित्र भी आपको मैं दे ही देता हूँ। पिछले 15-20 बरस से ऑडिट नहीं हुआ था, फाइलें बड़ी बड़ी पड़ी थी, सरकार AG की ऑब्जेक्शंस लग रही थी कि ऑडिट क्यों नहीं आप करा रहे हैं। धन के वहाँ पे लेन देन के घपले ढेर सारे। फिर एक पुलंदा खुला वहाँ पर उस ऑफिस के अंदर, पता चला कि उस कॉलेज के जो प्रबंधन है उसके लिए, उसके ऊपर कम से कम 8-10 मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट में। ये मुकदमे काहे के? कहते जी जब से ये प्राइवेट कॉलेज था, टेक ओवर हुआ, तो किसी की प्रमोशन रह गई, किसी का कुछ रह गया, किसी को कोई उम्मीद थी, किसी ने गलत रिप्रेजेंट कर दिया, किसी के रिकॉर्ड्स ठीक नहीं थे, और सब ने किए हुए हैं ताकि उनको उनके बेनिफिट्स मिल जाएं। तो पुराने चले आ रहे हैं। मैंने कहा इनको कितने बरस हो गए? कहते जी 15-20 बरस से ये केसेस ऐसे ही लटक रहे हैं। कहते कोई अगली तारीखें पड़ जाती हैं, कोई रिप्रेजेंट करने वाला है नहीं, कोई ढंग का प्रिंसिपल इस कॉलेज के अंदर आया नहीं। तो ये सब चल रहा है और मैं बड़ा हैरान। और 3 डेट्स सामने पड़ी थी मेरे। वो कहते कि ये 3 डेट्स हैं, अब अगली डेट्स के अंदर आप जाएंगे या आप किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव तो कोई था नहीं वहाँ पर, किसको भेजा जा सकता था वहाँ पर।
तो ये भी भुगतना है, तो वो भी सब मैंने देखा। तो मैंने कहा ये यहाँ किया क्या जाए। और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, कमरे ठीक थे लेकिन कमरों की हालत बहुत बुरी थी। ईंटों के फर्श थे वहां पर, बच्चे बैठते थे तो लेकिन सफाई भी सारे कमरों की नहीं होती थी, क्योंकि अब केवल 4 या 5 कमरे ऑपरेटिव थे, बाकी सारे कमरे बंद पड़े थे, धूल भरी हुई। जो प्राइवेट कॉलेज बंद हुआ तो पुरानी साइंस की लैब्स थी, वो पता चला कि पिछले 15-20 बरस से वो अब उसी तरह बंद पड़ी हैं, और उनका वो जो चार्ज है वो भी अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया। तो पुराने वो टीचर्स हैं, उन्होंने उनके खत भी दिखा दिए, पूरी फाइल बनी पड़ी थी, वो कहते थे हमसे हमारा पीछा छुड़वाओ, इसका चार्ज जो है वो तो टेक ओवर कीजिए। कोई चार्ज लेने को राजी नहीं, क्योंकि साइंस थी नहीं, उसका बंद हो गई साइंस। साइंस थी, बंद हो गई। मैंने कहा ये हुआ क्या है मामला। कहते हुआ ये है कि प्राइवेट कॉलेज जब ये था तो आखिरी दौर के अंदर आकर के कॉलेज के अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स हो गई, राजनेता उनके 2 दल बन गए, दोनों एक दूसरे को मारने लगे, तो विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हो रहा था उस सारे चक्कर के अंदर। टीचर्स आपस के अंदर लड़ाई झगड़े के अंदर लगे हुए थे। तो कहते ये जितने लड़ाई झगड़े और जो भी कुछ आप देख रहे हैं, ये सब उस दौर की उपज है। तो मैंने कहा ये शुरू से ऐसा था। कहते नहीं, शुरू में तो बहुत अच्छा कॉलेज था। मैंने कहा शुरू में बहुत अच्छा था, उसका क्या। कहते ये कॉलेज वो कॉलेज है जिसके जो संस्थापक प्राचार्य थे वो संत सिंह सेखों थे। अब संत सिंह सेखों शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। जो लोग पंजाबी साहित्य को जानते हैं उन्हें पता है कि संत सिंह सेखों की पंजाबी में वही स्थिति है और वही ऊंचाई है और वही प्रतिष्ठा है जैसी हिंदी में रामचंद्र शुक्ल की है। बहुत बड़े आलोचक, बहुत सुलझे हुए आदमी और बड़े विद्वान। उनकी किताबें आज भी, यानी उनको आप पढ़ें और पूरा जो पंजाबी साहित्य की दिशा और दशा आज भी उन्हीं की लिखी हुई चीजों से तय होती है। और यानी दिशा निर्देशक का काम वो आज भी करते हैं। वो वहाँ के फाउंडर प्रिंसिपल कि उनका एक सपना था कि हमने इस कॉलेज को कुछ बनाना है, और करते करते वो सपना धीरे धीरे ऐसी स्थितियों का शिकार हुआ। वो जैसे ही गए हैं कॉलेज डूबना शुरू हो गया, और आपस के अंदर टीचर्स के अंदर लड़ाई झगड़ा। प्राइवेट कॉलेज था तो प्राइवेट कॉलेज की जैसी स्थितियां होती हैं, ग्रांट्स की कमी, दूसरी कमी और आपस के लड़ाई झगड़े। तो फिर हुआ क्या कि जब स्ट्रेंथ वहां पे गिरने लगी तो बहुत सारे लोगों ने मिल करके, वहां का चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह वहां उन दिनों के अंदर उनके करीबी थे, वहां के नेताओं के, उनसे कह करके प्रेशर डाल करके इसको गवर्नमेंट कॉलेज बनवा दिया गया। तो कहते जब गवर्नमेंट कॉलेज बना तो कुछ देर तो ये ठीक चला, तब वहां पे सैंक्शन पोस्टें भी थी, साइंस भी शुरू हो गई, दूसरी भी चीजें, काफी सारी पोस्टें ले आए। लेकिन बहुत जल्दी क्या हुआ कि वहां के टीचर्स ने ये महसूस करना शुरू किया कि यहाँ तो गांव तो मौज मजे के लिए होता है, जितने विद्यार्थी कम होंगे उतना वो सुख सुविधा से जिएंगे। तो उन्होंने वहां की एडमिशन्स को लेकर के नुक्ताचीनी शुरू कर दी, कम से कम एडमिशन्स हो। इसके लिए प्रयास, यानी प्रयास ये होने चाहिए थे कि ज्यादा हो, प्रयास ये होने लगे कि कम से कम हो, ताकि उनको कॉलेज ही ना आना पड़े और उनको मुफ्त की तनख्वाहें मिलती रहे। तो गवर्नमेंट कॉलेज बनते ही सरकारी जो प्राध्यापक थे उनकी मानसिकता ने ये रूप लिया कि उन्हें काम ही ना करना पड़े, और गांव के विद्यार्थी उनको खुशी इस बात की कि उनको कोई पढ़ाने के लिए अब कोई वहां पे कहता नहीं था। और उनकी दिलचस्पी ज्यादा ये थी, इस तरह के जो गांव हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, ये वो बेल्ट है जहां पर विदेशों में ढेरों लोग गए हुए हैं। तो उनके बच्चों की एक ही मतलब मंजिल होती है कि अगर थोड़ा बहुत किसी कॉलेज के अंदर पढ़ गए हैं तो कॉलेज के अंदर एडमिशन का उनको सर्टिफिकेट चाहिए कि ये विद्यार्थी फला कॉलेज के अंदर फला क्लास के अंदर फला रोल नंबर के साथ एडमिटेड है। तो उसके आधार पर वो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, कोई ड्राइवर के लिए, कोई फला के लिए, कोई वहां स्वीपर के लिए, और जाने क्या क्या। वो उनको उन कामों से कोई गुरेज नहीं, उनको विदेश जाना है, कैसे भी विदेश जाना है। तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कराते हैं, सारा साल के लिए मौज करते हैं, और सारा साल क्या, पूरे कॉलेज की जितनी उनकी टेन्योर होती है उसमें विदेश जाने के लिए वीजा के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, और सर्टिफिकेट वो केवल कॉलेज में सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं कि उनको। तो इस तरह के हालात, तो कहते करते 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 स्थितियां ये हो गई हैं
कि अब इस कॉलेज के अंदर कुल जमा 4 या 5 प्राध्यापक रह गए हैं, पोस्टें लगभग खत्म हो गई हैं, लेकिन मैंने देखा कि सैंक्शन पोस्टें अभी भी 10-12 के करीब तो अभी भी थीं। हालांकि साइंसेस की पोस्टें खत्म कर दी थी सरकार ने, ये देख करके कि साइंस के विद्यार्थी नहीं रहे, तो लेकिन आर्ट्स की भी अभी 10-12 पोस्टें थी, लेकिन वहां पे कोई आने को राजी नहीं। और आने को नाराजी होने वाली बात यह थी कि मेरे से ठीक पहले एक प्रिंसिपल की वहां पे पोस्टिंग हुई थी और वो वहां पे 1 महीना रह करके अपना तबादला करा करके चले गए, और वो भी एक बड़े लेखक पंजाबी के, बड़े नाटककार, आत्मजीत आपने नाम सुना होगा, तो यानी महत्वपूर्ण नाटककार हैं वो पंजाबी के। तो उन्होंने भी देखा होगा कि इस कॉलेज को कौन संभालेगा और बहुत असहायता महसूस की होगी, और तबादला कर कर लेकर के वो यहाँ से निकल गए थे। तो इस तरह के हालात, तो मैंने कहा यहाँ अगर मैं सामान्य हालात में गया होता तो शायद मैं भी ये सोचता कि यहाँ से जितनी जल्दी हो निकला जाए, क्योंकि सिर खपाने को बहुत कुछ है यहाँ पर। वहाँ के अकाउंट्स ठीक कराओ, वहाँ की कोर्ट केसेस ठीक कराओ, वहाँ के ऑफिस को ठीक करो, टीचर्स की मानसिकता को बदलने के लिए प्रयास करो, विद्यार्थियों को लाने के लिए प्रयास करो, ढेरों काम थे करने को। तो खैर, लेकिन ये हुआ कि जब मैंने अब तय कर ही लिया था कि वहाँ पे काम करना है, तो हमने एक योजना बनाई, और योजना ये बनाई कि आसपास कम से कम 25-30 जो विद्यालय थे जहां पर +2 करके विद्यार्थी निकलते थे, अभी साल उनका खत्म होने को था, तो आखिरी दिन थे, तो मैडम जो थे, मैडम जौहल, वो मेरे साथ चल पड़े। उनको वहाँ के विद्यालयों की बहुत समझ थी, तो मैं और वो, हम दोनों की टीम होती थी। अपनी गाड़ी के अंदर हमने बैठना और वहाँ के जो आसपास के सारे विद्यालय थे उन सब के अंदर जाकर के हम अपने कॉलेज के लिए कन्विंसिंग करने लगे कि आप आइए, एडमिशन लीजिए, हालात बदलेंगे, आपको पढ़ाया भी जाएगा, ये भी होगा, वो भी होगा। और वो जितनी बातें, नकारात्मक बातें फैला दी गई थी उस पूरे इलाके के अंदर, उन सब के जवाब देते, उन लोगों, बच्चों को प्रेरित करते, उनको समझाते। उनको मैं ये भी कहता कि मैं वहाँ पे प्राचार्य के रूप में हूँ, कभी दिक्कत हो तो बेटे आप मेरे पास आओ और अपने बारे में बताओ, मैं प्रयास करूंगा कि उसको, दिक्कत को दूर किया जाए। कर करा के हमने, और हुआ ये कि ये जो प्रक्रिया है, ये लगभग मैंने यानी हर साल चलाई। हर साल ही हम जाते थे विद्यालयों के अंदर, बच्चों को मोटिवेट करते थे। और हुआ क्या कि धीरे धीरे यानी 60 से अगले बरस डबल हो गए बच्चे, 120 हो गए, उससे अगले साल 175 के करीब हो गए, उससे अगले साल 250 हो गए, और जब मैं आखिरी साल वहां से चला तो 350 के आसपास बच्चे वहां पे हमारे पास एडमिटेड थे। लेकिन उसके लिए और बहुत कुछ प्रयास करने पड़े। आजकल बच्चे उस ढंग से तो आते नहीं, तो मैं BCA की क्लासेस खुलवाई, PGDCA की क्लासेस खुलवाई। पोस्ट सैंक्शन करने को सरकार राजी नहीं थी, नए टीचर्स को भेजने के लिए कोई राजी नहीं थी सरकार। मैं बार बार मिनिस्टर्स से मिलता था, सेक्रेटरीज से मिलता था, उनसे अपनी दिक्कतें बताता था कॉलेज की कि यहाँ पे टीचर्स की कमी है, टीचर्स को भेजिए। कोई सुनता नहीं था, कोई आने को राजी नहीं था। और एक ही जवाब मिलता था कि आजकल सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है, सेल्फ फाइनेंसिंग, आप उसके अंदर कोर्सेज शुरू कर लीजिए। तो मैंने कहा सेल्फ फाइनेंसिंग में कर तो लूँ। वो PTA के अंदर हम करते थे, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन बनाते, उसके अंदर पैसे इकट्ठे करो, उसके भीतर से फंडिंग बनाओ और टीचर्स की सैलरी उसके अंदर से निकालो, और इस तरह से कोर्सेज शुरू करो। यानी ये स्कीम थी सरकार की। तो अब उसके अंदर तो खाली पड़ा है अकाउंट, तो बड़े कॉलेजेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। आप 500,000 रुपया प्रति विद्यार्थी एक फंड ले लीजिए। अगर आपके 2-3 हजार विद्यार्थी हैं, आपका एक ही बरस में इतने फंड हो जाते हैं कि आप PTA के जरिए सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम कोई भी चालू कर लीजिए और कुछ भी कर लीजिए। बड़ी दिक्कत आई, तो मैंने कहा अब करें क्या, तो पैसा है नहीं, विद्यार्थी 120 विद्यार्थियों में क्या ले लूं। और स्थिति क्या कि उनके फीस भी नहीं ले सकते थे, उनसे फंड भी नहीं ले सकते थे। कारण मैं आपको बताता हूँ, ये जितने विद्यार्थी मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से 90% विद्यार्थी OBC या SC कैटेगरी के, सब आरक्षित, सब गरीब बच्चे। और इतने भयानक गरीबी, यानी बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि इन बच्चों का कुछ हो जाए और किसी ढंग से, क्योंकि फीस वहां पे कम है, सरकारी कॉलेज है तो फीस कम होती थी, बच्चों को वो हमारे पास लाना चाहते थे, लेकिन जितनी बहुत मिनिमम फीस थी उतनी भी देने लायक नहीं होते थे। और बहुत दफा वो फीस माफी के लिए अर्जी लेकर के मेरे आसपास घूमते थे और आकर के मेरे ऑफिस में रोने लगते थे
एक महिला एक दिन आकर के अपने बच्चियों को, दो बेटियां थी उनकी, वो कहती इनके देखिए आप स्कूल के अंदर नंबर 70% है, दूसरे के 80% है, ये बच्चियां कुछ कर सकती हैं कि मैं इनको पढ़ाऊं कैसे, मैं घरों में बर्तन मांजती हूँ, इतने पैसे मेरे पास बचते हैं, इतने भी मैं नहीं दे सकती। तो मैंने फिर ये सारी जो समस्याएं देखी तो गांव पंचायत को बुलाया, वहाँ के लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें इन विद्यार्थियों की मदद के लिए कुछ फंड्स चाहिए। तो फंड्स को खड़ा करने के लिए हमने कोशिश की। पीटीए में से फंड नहीं मिले, लेकिन वो पूरा गांव, ये बड़ी बात थी कि उस गांव के अंदर मैंने एक जीवट देखा, एक इच्छा शक्ति देखी कि हम इस गांव के लिए कुछ भी करेंगे और किसी भी तरीके से इसको खड़ा करना है, और बच्चों की भी पूरी सहायता। तो क्या हुआ, आप ये सुनकर के हैरान होंगे कि जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मंदिर गुरुद्वारे, वो तो चंदा लेते हैं, लेकिन हमारे काम को देखते हुए उस गांव के मंदिर गुरुद्वारे से ग्रांट्स आनी शुरू हो गई। उनके वहां चढ़ावा चढ़ता था, 25,000 रुपए एक गुरुद्वारे से, 25,000 दूसरे गुरुद्वारे से। बच्चों के जो पैसे होते थे, जो बच्चे फीस भी नहीं भर सकते थे, हम उसके अंदर से उनको उनकी फीस की व्यवस्था कराने लग गए। और हुआ क्या कि जब मैंने पीटीए के बारे में सोचा तो गांव के सारे लोग मिले, कहते चलिए आपको लेकर के चलते हैं। वो मुझे ऐसी जगहों के ऊपर लेकर गए, एक डेरे पर लेकर के गए। अब आप हैरान होंगे, ये डेरों को लेकर के मेरे मन के अंदर बड़ी दुविधा थी। मुझे लगता था लोगों को बेवकूफ बना के धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब मैं वहां के डेरों के अंदर गया, वहां के डेरे के जो बाबा जी हैं उसी कॉलेज के पुराने विद्यार्थी, तो उनको बताई बातें वो। लेकिन जब हम पहुंचे हैं तो वो भी दृश्य आपको बताता हूँ। बहुत बड़ा डेरा, पता नहीं कितने एकड़ जमीन में, अब गिनती नहीं है, लेकिन हम पैदल अगर चलें और वहां डेरे तक पहुंचे, और कारों के अंदर हम जाते थे, उसके बाद भी पैदल चलना होता था, तो तकरीबन 10 मिनट लग जाते थे अंदर उनके मुख्य भवन तक पहुंचने में। सारी जमीनें उनकी, और वहां पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। हजारों लोग वहां पे दर्शन के लिए, केवल बाबा जी के दर्शन करने हैं। और वो वहां पे एक हॉल था, वहां पे संगत दर्शन। जब हम वहां पहुंचे हैं तो बाबा जी वहां पे बस ऐसे मौन बैठे हुए हैं, संगत आ रही है, उनका दर्शन करती है, पैरों को हाथ लगाते हैं, कुछ धन चढ़ाते, कोई गेहूं चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। गांव के लोग जो भी, कोई गन्ने की एक पोटली जो है वो इकट्ठी वो एक तरफ रखवा देते हैं, वो सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, बस उनका आशीर्वाद लेकर के निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत वो भाषण भी करते थे, कहते 5-10 मिनट के लिए बोलते भी हैं, लेकिन लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा रखी हैं। और जब तक वो हमारे पास उठ करके आते और हमसे बात करते, मैंने वहाँ के एक मुख्य द्वार सा, जो भीतर का मुख्य द्वार था, वहां पर मैंने देखा एक कारीगर पत्थरों के ऊपर कलाकृतियां कर रहा था। मुझे कलाकृतियों का, पेंटिंग्स का आप जानते हैं कि शौक है, और यहाँ भी मैंने साझा की। तो कलाकारों के प्रति एक बड़ा सम्मान का भाव हमेशा जागता। बहुत सुंदर कलाकृतियां, वो एक एक मार्बल के पत्थर, और उनके ऊपर वो जो है छेनी से लेकर के आकृतियां निकाल रहा था उन पत्थरों के ऊपर, बड़ी बारीक और सुंदर। और एक एक जो है वहां के स्तंभ के ऊपर लगाई जा रही थी। 10-12 लगा चुका था, बाकी लगा रही थी। कहता जी, मैंने कहा ये इसके लिए तुम्हें क्या मिलता है यहाँ डेरे से? कहता जी, मिलना क्या है, यहाँ लंगर में बैठ के खाना खाते हैं, जिंदगी मैंने डेरे को दे रखी है, बस अब तो यही है मेरा काम, यही मेरी पूजा है, और यही सब कुछ है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी उनको दे दी, जो मुझसे काम करवाना है करवाएं, वहीं रहता हूं मैं। मेरे सोते गांव के छोटा सा कमरा है, वहां पे 3-4 जो सेवादार हैं, उन्हीं के साथ में सो जाता हूं। आश्चर्यचकित कि ये कैसा मामला है। लोगों के अंदर इतनी यानी इतनी प्रतिभा, इतनी शक्ति, और इतना, लेकिन इतना समर्पण देख करके मैं आश्चर्यचकित। और मैंने देखा कि ये मामला कुछ और है, तो मुझे अपने विचार तुरंत बहुत बदलने पड़े। और हुआ वही, जब वो आए हैं बाबा जी वहां पर, और हम गांव के जो नेता लोग थे, एक बात और आपसे साझा करता हूँ, गांव के सारे दलों के नेता मेरे साथ होते थे। बहुजन समाज पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, अकाली दल के नेता, और एक पैंथर पार्टी वहां पे थी दलितों के बीच में से निकली हुई, उनके नेता, और कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड। तो यानी ये 5 लोग तो मेरी उंगलियों के ऊपर थे, तो हमेशा होते ही थे हमारे साथ। तो ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच होती थी, सरपंच मैडम थी वहां पर।
बाकी लोग कोई पंच मेंबर हैं और हैं, तो वो सारा जत्था हमारा, तो वहाँ पे हम लोग कमरे में बैठ करके इंतजार करने लगे। बाबा जी आ गए और कुछ नहीं, बड़े बड़े एक सहज व्यक्ति के रूप में वो मिले, कोई ऐसी बाबागिरी नहीं की, कोई कुछ नहीं। कॉलेज का हाल पूछा, मुझसे पूछा, अच्छा आप प्रिंसिपल बन के आ गए हो, फिर अपने जमाने की बातें बताने लग गए, हम ऐसी शरारतें करते थे, ये था वो था। लेकिन मैं फिर कहने लगे प्रिंसिपल साहब मैं चाहता हूँ कि कॉलेज तो कुछ थोड़ा इसके लिए काम करें। सबने कहा कि अब काम हो रहा है, आपकी मदद चाहिए, बताइए क्या मदद चाहिए। मैंने कहा कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज करने हैं, तो कुछ थोड़ा सा अगर चंदा आप दे सकें। कहते बताइए कितना चाहिए। कहते अब आप देखें आपकी सामर्थ्य है, हम आपसे लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तो चाहते हैं। कहते ठीक है। उन्होंने चेक बुक निकाली, 1.5 लाख का चेक काटा और मेरे हाथ में थमा दिया कि ये लो। और कहते ये एक साल का नहीं है, जब तक आप यहाँ पे हो हर साल आओ, मैं हर साल आपको 1.5 लाख रुपया दूंगा सेल्फ फाइनेंस के लिए। मैं आश्चर्यचकित कि ये अद्भुत आदमी है। मतलब मुझे लगता था कि ये लोग पता नहीं क्या धन इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी जायदादें बना रहे हैं और सब है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि एक आदमी कोई वेल मीनिंग है और शायद ये आदमी काम भी कर रहा है और गांव के लोग सारे मिलकर के इसके साथ चल पड़े हैं, इतने से ही अंदाजा लगा लिया उस व्यक्ति ने। कुछ नहीं पूछा, कोई मेरे कॉलेज आकर के कोई इंस्पेक्शन नहीं की, ये नहीं देखा कि हमने क्या काम किया है। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे व्यक्ति तो आज सारे विचार, जिसको मैं कह रहा हूं कि जड़ों की तलाश, कि गांव जो है हमारे, वहां की संस्कृति को समझना हो तो गांव के भीतर रहते हुए ही समझना पड़ेगा। मैं जो समझता था कि ये जो जगह जगह पे वो ताबीज बांधते हैं, पत्थरों के ऊपर दिया, चबूतरों पे रख के दिया जला देते हैं, कोई फला करते हैं, या ऐसे डेरों के अंदर जाकर के संगत दर्शन करने फालतू में बैठते हैं, तो एकदम से मन उलट गया। तो मैंने कहा ये मामला कुछ और है। इसका मतलब है हमारी कोई और चीजें हैं जो जिंदा है और जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो उस सब से परिचय ये काम करते हुए मुझे मिलना आरंभ हो गया। और मैं ये देख करके हैरान हुआ कि गांव के अंदर आपस के अंदर वो लोग सब एक दूसरे के विरोध में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जाने क्या क्या कहते, लेकिन जब मामला ये होता था कि हमने कॉलेज को खड़ा करना, सब एक साथ। आश्चर्य है कि ये सब क्या मामला है। विरोधी लोग भी इकट्ठे होकर के मदद कर, अपने अपने जेब में से, मैंने वहां पर जत्थेदारों को, दूसरे लोगों को जेब में से किसी ने कोई 10,000 निकाल के, कोई 5,000 निकाल के, वहां पे एक फंक्शन हमने किया छोटा सा। तो उस फंक्शन के बाद सब लोग अपना अपना जैसे अनाउंस करते हैं कि वो फला आदमी, ये लो जी 5,000 सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में, ये फला आदमी 10,000 दे रहा है, ये 15,000 दे रहा है, ये 20,000। मैं हैरान कि इस ढंग से पैसा आ सकता है क्या। और गांव के लोग को बहुत अमीर लोग तो थे नहीं। शहरों के अंदर आप इस तरह की स्थिति हो, आप किसी से मांगे, लोग कहेंगे कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें कोई पद मिलेगा, हमें कोई खास तरह की प्रतिष्ठा मिलेगी, या कुछ आप बताइए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी को आप कोई वोटिंग पैटर्न के अंदर हमारी कोई मदद करेंगे। वो कुछ ना कुछ मांगते हैं। गांव के लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। उनको केवल इतना है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो वहां के गांव के लोगों की सेवा कर सकता है, उसको खड़ा करना। तो मन, मतलब एकदम से मैं यानी उन लोगों के सामने नतमस्तक भी हूं, अपना काम भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे अब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, वो तो गांव ही कर रहा है। मैं तो वहां पे जैसे एक वाया मीडिया बन करके, एक माध्यम के रूप में जैसे मेरी एक उपस्थिति हो गई, और सारा गांव मेरे जरिए जैसे उस कॉलेज को खड़ा करने के लिए लगा हुआ है। तो हमने वो कोर्सेज शुरू कर दिए, टीचर्स को भी एम्प्लॉय किया। आप जानते ही हैं कि जब बीसीए पीजीडीसीए जैसी क्लासेस करनी है, कंप्यूटर्स भी चाहिए और भी चीजें चाहिए। तो कंप्यूटर्स खरीदने का मामला हुआ तो पता चला कि एक कोई एमपी लैड स्कीम होती है, उसके अंदर इतने पैसे हैं और वो कंप्यूटर्स के लिए पैसे आते हैं। गांव चल पड़ा, एमपी साहब से मिले, वो एमपी लैड स्कीम वो कॉलेज के लिए सैंक्शन कराई, करा करके 20 कंप्यूटर्स खरीद लिए गए। यानी वो अपने आप ही हो रहा, 20 कंप्यूटर्स आ गए और 20 विद्यार्थी नहीं है हमारे पास, 20 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं वहां पर। हर एक विद्यार्थी को एक आप अलग कंप्यूटर दे सकते हो। यानी ऐसी स्थितियां वहां पे बननी शुरू हो गई। तो और इतना ही नहीं, एक वहां की कोई इंडस्ट्रियल यूनिट था,
उन्होंने तय कर लिया कि आप अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, मुझे लग रहा था कि थोड़ी बाकी ईंटों के और बाकी वहाँ पे ये कंप्यूटर लैब और वो सब मैं बना नहीं पा रहा हूँ, साइंस लैब्स अभी खुल नहीं पा रही हैं और वहाँ के सामान को हम क्या करेंगे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर एक थोड़ा सेक्शन बना दिया जाए तो ऐसा कर दें। तो एक इंडस्ट्री ने, किसी ने ईंटें दे दी दान के अंदर, किसी ने सीमेंट दे दिया, वो चीज़ें आ रही हैं और एक पूरा यूनिट हम वहाँ पे जैसे कंप्यूटर लैब्स का यूनिट है वो खड़ा करने के अंदर कामयाब होने लगे धीरे 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 धीरे। और पूरा अद्भुत था वो सारा दृश्य। अगर मैं आज भी याद करूं तो मैं समझता हूं कि उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मेरा योगदान केवल इतना था कि मैं अपना समय दे रहा था। और सारे लोग ये हैरान थे कि छुट्टियों में भी मैं वहां पे था। 9 बजे वहां पे मुझे होना ही होता था और 5 बजे तक, 4 बजे, कॉलेजेस के अंदर इतना प्रिंसिपल्स कहीं नहीं रुकते होंगे, इतना तो मैंने किया कि जब तक जरूरत होती थी मैं वहां पे रुकता था और वो सब किया। लेकिन एक तरफ गांव का इतना उत्साह सब, लेकिन दूसरी तरफ स्थिति ये थी कि जो अध्यापक थे हमारे पास और जो लोग पढ़ा रहे थे, उनको उस मानसिकता में से बाहर निकालना बहुत कठिन हो रहा था। कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छे ढंग से करने लगे, एक आध टीचर्स ऐसे भी थे जिनको आदत पड़ चुकी थी कि भाई अपनी मर्जी से आना है, अपनी मर्जी से जाना है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हालांकि एक प्रिंसिपल के तौर पर मेरे हाथ में इतनी शक्ति तो थी कि मैं उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकूं या ऊपर डायरेक्टर को लिख सकूं कि फला व्यक्ति जो है बिना छुट्टी लिए गैर हाजिर अपनी पोस्ट से है। और जैसे ही मैंने वो प्रयास किया तो ये भी मैंने देखा कि एकदम से तारें चल पड़ी और अगले ही दिन सेक्रेटरी लेवल का एक आदमी वो मुझे फोन कर रहा है, प्रिंसिपल साहब आपकी इंक्वायरी करा दें। मैंने कहा जी करा दीजिए, अगर आपको मेरे से कोई शिकायत है कि पैसे का हिसाब रखा हुआ है और मैं ही नहीं रखता तो गांव ही रखता है, पीटीए की एक एसोसिएशन है, वहीं पे फंड्स आते हैं, वही लोग करते हैं, वही लोग साइन करते हैं, तब ये पैसा बाहर निकलता है, तब टीचर्स की सैलरी निकलती है। उसके जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है, मैंने ये सिस्टम रखा था, मैं दस्तखत नहीं करता था, वहां पे पैसे वही देखते थे और वही लोग अपना चेकबुक भी उनको थमा रखी थी तो उनको अकाउंट बना करके हम भेज देते थे, वहां से पैसे आ जाते थे। कहते नहीं पता लगा बहुत डोनेशंस आपने लिए। मैं कहा हाँ जी ली हैं, पूरा हिसाब रखा है, आप करा लीजिए। नहीं आप आकर के मुझे मिले। मैं कहा ठीक है। अगले दिन मैं भागा भागा चंडीगढ़ पहुंचा, उनके सेक्रेटरी साहब के कमरे में हम लोग पहुंचे, आलीशान कमरा और एसी लगे हुए हैं, वेटिंग हॉल में बैठा, पर्ची दी मैंने, तुरंत उन्होंने बुला लिया। अच्छा आप आ गए हो मुझे कहते। मैं कहा हाँ जी मैं आ गया हूँ। तो मुझे लगा कि अब वो कुछ कहेंगे कि हम ये मेरे पास ये शिकायत पहुंची वो पहुंची, कुछ नहीं, हंस पड़े। चलो अच्छा हुआ आप आ गए, प्रिंसिपल साहब आपसे क्या कहना है। मैं कहा बताइए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। मैं भी हंस पड़ा। कहते हमें जब अपने काम कराने होते हैं तो प्रिंसिपल से ही कहना पड़ता है, हम और किससे काम कराएंगे। मैं समझ गया कि क्या मामला है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आप वो फला व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। तो कहते हाँ वो देख लीजिए। हाँ तो नहीं कहा उन्होंने, आप देख लीजिए, आप समझदार हैं, आपको पता ही है कि मैं क्या चाहता हूं। बाकी आपको हमारे से, सरकार से, किसी चीज से जो चाहिए हो, जो मदद चाहिए हो, वो आपको मिलती रहेगी। आप मुझे बेहिचक कभी भी फोन कीजिए, आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो समस्या का निदान हो सके। मैंने हाथ जोड़े, बाहर आ गया। मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने ऐसे अध्यापकों का जिनकी पहुंच बहुत दूर तक है, उनके साथ उनको एक खास हद तक मुझे स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। और ये बात मैंने देखी कि मैं लड़ाई लड़ सकता था, वो लड़ाई भी लड़ सकता था, और ये बात मैंने साझा भी की कई लोगों से। तो मैंने कहा अगर तो मैं लड़ाई ब्यूरोक्रेसी से लड़ता हूँ या अपने टीचर्स से, तो क्या लड़ना है, टीचर्स तो उनको तो अगर मैं सख्त होता तो जरूर उसी ढंग से, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी से लड़ना हो गया था। तो मैंने कहा या तो मैं ब्यूरोक्रेसी से लड़ लेता हूँ या कॉलेज को खड़ा कर लेता हूँ। तो बीच का रास्ता अपनाया गया। किसी ढंग से उनको इतना मनाया गया कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको उनको पढ़ाना ही है, इतना पढ़ाना है बच्चों की तरफ से कोई शिकायत ना आए, बाकी आप अपना समय देख लें। इस ढंग की थोड़ी बहुत रियायतें भी दी गई। तो ये मेरी सफलता है असफलता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक तरीका था काम करने का।
वो सब करते हुए किसी ढंग से उस कॉलेज के अंदर टीचर्स को भी मोटिवेट किया, विद्यार्थियों को भी अक्सर मोटिवेट किया, और जितना संभव हो सकता था एक पढ़ाई का, पढ़ने लिखने का और सब माहौल बनाया। और इस सब में से एक सीखा ये कि वहाँ के बच्चे जब जैसे साल खत्म हो रहा है तो वहाँ पे वो कीर्तन रखवाते हैं, यानी है तो रिलीजियस सेरेमनी, लेकिन वो अब पंजाब के अंदर उस ढंग से ही चलता है। तो पाठ कहते हैं उसको, पाठ करना। तो कीर्तन उस ढंग का नहीं है जैसे हिंदू समाज के अंदर होता है। पाठ तो सुखमनी साहब का पाठ कि भी हमें आशीर्वाद चाहिए तो ये तो हमें करना ही होता है कि ठीक है अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी इजाजत मैंने दी। और मुझे लगा कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये एक धर्म या दूसरे धर्म का मामला है। तो धर्म से ये बात कहीं ऊपर थी और सब लोग वहां पे बैठे हैं। उसके बाद बच्चे ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चे ही लंगर लगा रहे हैं, सबको परोसा जा रहा है, गांव भी उसके अंदर शामिल हो रहा है, तो सब लोग आ रहे हैं। तो वो एक तरह का ऐसा कार्यक्रम हो जाता था जो पूरे गांव का ही कार्यक्रम, जिसे आप कहें कि उस तरह के कार्यक्रम के रूप में। तो उसको मैं धार्मिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि गांव के लोग जिस ढंग से सोचते हैं उस ढंग से ही वो सार्वजनिक जिसे संस्कृति कहते हैं, संस्कृति का एक सार्वजनिक रूप होता है, वो उसी तरीके का हो सकता है, उनकी उस सोच के मुताबिक, उसके भीतर से ही निकलता है। और वो कोई धार्मिक सांप्रदायिक होने वाला मामला कतई नहीं होता। तो वो होता था। और इस बात का मुझे एहसास तब हुआ जब मैंने देखा कि हमारे बच्चे जब वहां पे पाठ कर लिया, लंगर कर लिया, उसके बाद वो लोग सब मिलकर के, हमारा जहां कॉलेज था उसके ठीक बगल के अंदर एक जठेरा था। मुझे जठेरे की समझ नहीं थी इससे पहले, वहां जाने के बाद समझ में आया कि मैं क्या, जठेरा क्या? जठेरा माने ज्येष्ठ लोगों का स्थान। तो अलग अलग लोगों के, लेकिन वो जठेरे भी कॉमन ही हो गए थे। ऐसा नहीं है कि किसी, वैसे तो जातियों के आधार के ऊपर जठेरे बने हुए हैं, पंजाब में जगह जगह आपको जठेरे मिल जाएंगे। तो विविध जातियों के ज्येष्ठों का स्थान है जहां पे लोग अक्सर आते हैं, और साल में एक बार मेला लगता है तो सब लोग ही उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। वो जठेरे भी साझे हैं, यानी ज्येष्ठ लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो भी सबके साझे हैं। हालांकि उनकी जो शुरुआत है उसके पीछे जाति गोत्र हैं कि ये फलां का, ये फलां का है, लेकिन उनकी जो संरचना है और कार्यशैली है उसके अंदर वो है साझे ही। तो उसके अंदर तो बच्चे निकलते थे, उसके बाद कहते जी अब हम जठेरे में जा रहे हैं, तो आप भी चलेंगे सर? तो मुझे लगा कि इसका मतलब वो प्रिंसिपल को भी साथ ले जाने का कोई रिवाज रहता होगा, तो मुझे वो साथ ले करके गए। मैंने वहां जठेरों को भी देखा और पहली दफा समझ में आया कि कॉलेज के बगल के अंदर एक जठेरा है और एक संस्कृति है। और मुझे लगा कि ये धार्मिक स्थल जैसी बात नहीं है, ये जैसे अपनी जिसे आप कह सकते हैं कि आनुवंशिक परंपरा और पूरा इतिहास, पारिवारिक इतिहास जिसे आप कहें, जातिगत इतिहास, कबीलाई इतिहास कहें, ये कबीलाई दौर के अवशेष हैं और अब तक चले आ रहे हैं। अपनी स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के स्थल बना दिए गए हैं जिसके अंदर एक पूरा इतिहास क्रम निहित है। और कुछ जठेरों के अंदर तो उन जातियों के बुजुर्गों और आगे से आगे तक के पूरा इतिहास लिखा। जैसे आप कभी हरिद्वार जाएंगे तो उनके पूरे वंशावली आप उस तरह से निकाल सकते हैं, उस तरह की वंशावलियां तक आपको मिल जाएंगी। और कई लोग तो यहाँ तक चले जाते हैं कि ये तो 108वीं पीढ़ी है और ये तो रामचंद्र जी के वंशजों के, लव और कुछ संभवतः वो लव के वंशजों के अंदर अपने आप को मानते थे। तो इस तरह से भी चला आ रहा है कि ये लव की परंपरा के अंदर ये 108वीं पीढ़ी या 110वीं पीढ़ी आ गई है। यानी इस तरह से भी वो वंशावलियां, वो ठीक हैं गलत हैं उसके बारे में उस विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आप देखिए कि इतिहास भी किस कदर धर्मनिरपेक्ष ही है। उसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये हिंदू समाज का है, कि ये सिख समाज का है, कि ये मुस्लिम समाज। और मुस्लिम का भी आप सुन लीजिए, वहां उसके बगल के अंदर ही एक दफा मुझे पता चला कि कुछ गांव के लोग, जठेरे के लोग भी, दूसरे तमाम लोग भी, वो सब लोग कहीं पे गए हुए हैं और मुझे कहा गया कि सर आप अगर कल छुट्टी कर दें तो सारे विद्यार्थी और टीचर वो सब उधर जाना चाहते हैं। क्या है, क्या मामला क्या? कहते हैं लोकल छुट्टियां हम 3 कर सकते थे पूरे साल के अंदर, तो एक छुट्टी वो उस दिन करने को बोलते थे। वो था ताजियों का दिन, कि भाई पाकिस्तान से ताजी आते हैं और यहां से होते हुए आगे फरीदकोट तक जाते हैं। तो और बीच के अंदर एक पूरा रूट है, यानी फरीद की स्थली, शेख फरीद जो बहुत बड़े
और वो अभी तक जीवित है पूरी की पूरी परंपरा। तो मुझे वहां के इतिहास के बारे में भी थोड़ी समझ आई। पता चला कि बगल ही के अंदर एक जगह है नूर महल। मैं कहा ये क्या मामला है, महल कैसे? कहते ये नूर जहां जब यहां से होती हुई अपने मायके जाती थी अपने दिल्ली दरबार के भीतर से, तो रास्ते के अंदर रुकने के लिए ये महल बनाया गया था उसके लिए, ताकि उसको रात रुकने में कोई असुविधा ना हो। तो वो शहर ही बन गया, नूर महल शहर है वहां पर। और नूर महल के अंदर अब अलग कॉलेज है, वहां पे हमारे ही जानकार एक प्रिंसिपल वहां पे आज भी हैं, और शायद संभवतः वो संयोग से वो भी शाही हैं। अब ये शाही वाला मामला भी आपसे मैं बात करता हूँ। गांव के अंदर आप जानते हैं कि ये जो जातियां हैं और गोत्र हैं उनकी बारीकी के अंदर लोग बहुत जाते हैं, बहुत दूर तक खोजबीन करते हैं, और हर एक के बारे में जानकारी निकाली जाती है कि कहाँ से आए थे, इनकी रूट्स कहाँ थी। और ये बात मुझे कोफ्त करती थी कि जब मैं कभी अपने गांव भी जाता था तो लोग बात करते थे कि जो शाही हैं इनका इतिहास कहाँ का है। तो मैं कहता था इस इतिहास की जरूरत क्या है, लेकिन वो इतिहास की बात करते थे। और पता लगा कि नेपाल से किसी वक्त किसी वो शाही परिवार के भीतर से कोई टूट फूट हुई थी, तो बहुत सारे जो परिवार हैं उजड़ करके आए, उनमें से कुछ परिवार शायद पंजाब बस गए। अब वो हमारी लाइनेज उससे है, या कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं, जैसे अब कभी हम विदेश यात्रा करते हैं, जैसे मेरा बेटा अक्सर विदेश यात्रा पे निकल जाता है, कई दफा उनको एयरपोर्ट पे पूछते हैं कि क्या अफगानी है, शाही ज्यादा अफगानी होते हैं। कहना कठिन है, लेकिन इन इतिहास, इस तरह के इतिहास की बाबत हर एक के पास एक अपना एक पूरा यानी क्रम है उनके पास बताने के लिए आपको कि ये फला है, इसका संबंध इसके साथ है। और ये अब यानी जिसे आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली बात कहें, वर्णाश्रम धर्म कहें, उसके अंदर भी इसकी क्या जगह है वो भी बताएंगे। जैसे हमें कहा जाता था कि आप खत्री हैं, अब खत्री जो है वो क्षत्रिय हैं कि नहीं है, ये क्षत्रिय और वैश्य के बीच में से कोई है, क्योंकि खत्री लोग तो ज्यादा व्यापार करते थे पंजाब के अंदर, लेकिन शब्द खत्री है तो वो क्षत्रिय इसका मतलब लाइनेज के अंदर है। तो सब कुछ इतना मिला जुला है। तो ये भी बातें समझ में आई गांव में जाकर के, जो हम बार बार सोचते हैं कि शायद ये जो वर्णाश्रम है ये इसने जकड़बंदी कर रखी है, इसके टूटने से ही समाज मुक्त होगा, इसके टूटने से ही वर्ग मुक्ति होगी, लेकिन ये तो पहले से ही इतना ज्यादा लचीला और एक दूसरे के अंदर धंसा हुआ है कि एक सूत्र को दूसरे सूत्र से अलहदा करना ही कठिन लगता है। कौन कहां बैठा है, आज जिसकी प्लेसमेंट है संभवतः उस इतिहास क्रम के अंदर उसकी प्लेसमेंट्स कुछ अलग रही हों, और अब भी वो इधर से उधर। तो बात ये समझ में आई कि जो व्यवहार है उसके अंदर वर्णाश्रम जो है वो उतना कठोर और उतना जिसे आप कहें कि कट्टर नहीं है। इसे कट्टर बनाया गया अंग्रेजों के आने के बाद, जब यहाँ पे मर्दमशुमारी आरंभ हो गई, जब से ये पॉपुलेशन रजिस्टर रखे जाने लगे और वहां पे लिखा जाने लगा कि फला आदमी का गोत्र जाति ये, और उसका वर्णाश्रम में ये स्थान, और ये फला आदमी शूद्र है, ये दलित है, ये दलित नहीं है, या ये ओबीसी होगा, ये एससी होगा। ये चीजें एक कट्टरता का रूप लेती हैं जब मर्दमशुमारी आती है। यानी आधुनिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से जब हमारे अध्ययन आरंभ हो गए, तब से ये कट्टरता उल्टे हमारे समाज के अंदर प्रवेश कर जाती है। और इस बात को आप अगर कभी गांव में जाएं और गांव की बारीकियों के अंदर देखने की कोशिश करें, कम से कम पंजाब के बारे में तो मैं आपको बता ही सकता हूं, तो आपको दिखाई देगा कि अपने इतिहास में बहुत लचीली है पूरी की पूरी व्यवस्था। और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है लोगों के काम काज और उनके करने के तरीके, उनके संस्कार, और उनको एक सूत्र में बांधने वाली, एक पारिवारिक सूत्र में बांधने वाली बात जो है जैसे उसके भीतर से निकलती है। तो वो सब चीजें मैंने एक साथ इकट्ठे होते हुए देखी, और तब मेरे मन में बार बार ये उठा कि क्या इस इतिहास को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, और क्या इसके बारे में हमारा साहित्य हमें बताता है? क्या हमारी सांस्कृतिक शोध जो है इन तमाम चीजों के बाबत हुए भी हैं या नहीं हुए हैं? ये तमाम सवाल उस गांव में जाकर के मुझे घेरने लग गए अचानक।
और मैंने देखा कि जब पंजाब के अंदर आतंकवाद का भी दौर था, जिसे हम धार्मिक कट्टरता के भीतर से पैदा हुआ दौर कहते हैं, उसके यानी उसके सूत्र जो है, मूल मुख्य सूत्र, उसके निर्देशक सूत्र, वो शहरों के अंदर स्थित है, बड़े संस्थानों के अंदर केंद्रित है। गांव के लोग जो जिनको वो अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर ले आते थे, उनको वो उनका इस्तेमाल कट्टरता के लिए भी किया जा सकता था। तो ग्रामीण व्यवस्था के भीतर से कौन आदमी कब कट्टर होगा और कौन आदमी कितना धर्मनिरपेक्ष, लचीला और मानवीय होगा, ये उसके प्रयोग पे निर्भर करता है। वो वहां पे लिखा हुआ नहीं है बीच में, उनकी उनकी यानी जैसे आप कहें उनकी आनुवंशिकी का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन हालात के मुताबिक आप उसका उस ढंग का इस्तेमाल अगर करना चाहेंगे, या उस तरह की जिसे आप कहें कि सोशल और कल्चरल कंडीशनिंग, मैं इसको कहता हूं, अगर उस ढंग से उसको संस्कारित करने लगेंगे तो उसका इस्तेमाल संभव है। ये भी है क्योंकि वो लचीला है, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी है उसको शक्ल क्या देनी है, ये हमारे समाज पर, दूसरे लोगों पर जिनके हाथ में सत्ता है, शक्ति है, धार्मिक संस्थान जिनके हाथों के अंदर हैं, ये उनके हाथों में केंद्रित है। तो वहां रहते हुए 2-3 किताबों के लिखने का मेरा आधार बना। जब ये सारे अनुभव मुझे आए तो मैंने पहली दफा ये पाया कि जिसे कंपोजिट कल्चर कहते हैं, मिली जुली संस्कृति जिसके लिए भारत जाना जाता है, उसकी आधार भूमि गांव के अंदर है। गांव की संस्कृति के अंदर ऐसे लोग, यानी ये अब जठेरे जैसे मैंने आपसे कहा, तो जठेरों के नाम भी ऐसे हैं कि उसके अंदर पीर, बाबा, सिंह, वो सब मिले जुले हैं। नाम भी इसी तरह के आपको मिलेंगे। गुग्गा पीर, अब वो गुग्गा पीर भी है। अब वो कहीं दूसरी जगह आपको हिंदू देवी देवताओं और हिंदू नामकरणों के भीतर से कोई बाबा मिल जाएगा, उस तरह का जठेरा मिल जाएगा। यानी इस तरह के अलग अलग जठेरे जिनके नाम हिंदू, सिख और मुस्लिम संस्कृति तीनों के साथ जुड़े हुए आपको मिलेंगे। और कई जगह तो मिले जुले मिलेंगे, नाम भी मिले जुले मिलेंगे। तो इस तरह की ये जो संरचनाएं हैं, ये मेरी पकड़ में वहां पर रहते हुए आनी शुरू हुई। और तब मैंने देखा कि वो जो ऊपर का सभ्यता संस्कृति की हमारी समझ है, उथली समझ, उसके नीचे की परत के अंदर हमारी सभ्यता संस्कृति एक अलग तरह की धारा के रूप में बहती है। जैसे एक नदी होती है, ऊपर की सतह जो है उसकी धारा अलग है, और कई दफा नीचे की धारा तेज भी होती है या धीमी भी होती है। तो दो धाराएं एक ही नदी के अंदर आपको दिखाई देंगी। तो कुछ वैसा ही मामला मुझे दिखाई दिया, और मुझे लगा कि जो आदमी अपने समाज में जितना गहरे में डूबेगा, उतना वो उस धारा की वास्तविकता को जान पाएगा कि वो कितनी तेज है या कितनी मंद है, या वो किस प्रकार की है, या उसकी शीतलता कैसी है, या उसका थामने का तरीका या प्यास बुझाने की शक्ति कितनी है। इसका अंदाजा तो भीतर गहरे में उतर करके हो सकता है। तो कुछ किताबों की, जैसे मैं सूफी परंपरा की तरफ उस दौर के अंदर मुड़ा, क्योंकि ताजिए भी मैंने देखे, वहां के हालात भी देखे। तो मुझे लगा कि पंजाब को पंजाब बनाने वाले लोग थे, वो सूफी लोग थे। यानी बुल्ले शाह और वारिस शाह, ये दो बड़े नाम, फरीद का नाम तो मैंने लिया ही है। तो इस तरह के सूफियों ने गढ़ा है पंजाब को, और ये उस दौर की उपज है जब पंजाबी बन रही थी, और ये वही दौर है जब हिंदी भी हिंदी बन रही थी। और उसी दौर के अंदर अमीर खुसरो जैसे लोग और दूसरे तमाम लोग लेकिन हिंदी के अंदर मैंने देखा सूफी धारा उतनी गहरी नहीं गई जितनी कि पंजाब के अंदर गई, और इतनी गहरी गई है, और इससे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष परंपरा खोजनी कठिन है। बुल्ले शाह से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष आदमी खोजना कठिन है। वो मुसलमान होते हुए भी मुसलमान नहीं लगता है, उसी के भीतर से गालिब पैदा होते हैं। यानी इतने ओपन लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमें तो अगर काबे से पर्दा उठ गया तो हो सकता है उसके भीतर से कोई जालिम सनम निकल आए। इस तरह की बातें कहने वाला गालिब वो इस परंपरा के भीतर से निकलता है। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तो यानी सीधे सीधा कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, केवल एक हृदय को बचाने की जरूरत है। तो वो जो भीतर की बात है वो लोगों के हृदय के अंदर है। या वो रांझा योगी जो वारिस शाह का नायक है, वो क्या है, मुसलमान होते हुए भी बालकनाथ का शिष्य हो जाता है, और फिर बालकनाथ को कहता है कि तुम्हारा दर्शन झूठा है क्योंकि वो मुझे हीर से मिलने से रोकता है। उसको भी छोड़ देता है, मुल्ला को छोड़ता है पहले कि तुम हीर से मिलने में मेरे रुकावट बनते हो, मैंने छोड़ दिया। इस्लाम को छोड़ दिया, इस्लाम को तिलांजलि दे दी। बालकनाथ का योगी हो गया, उसको भी छोड़ दिया, और छोड़ करके
उसके बाद वो प्रेम के दर्शन की तरफ आया। तो सारे के सारे जो डोमिनेंट दर्शन थे उस दौर के, उन सबको तिलांजलि दे करके मानवीय दर्शन और प्रेम के दर्शन तक लोगों को ले जाने की जो सोच और समझ है, वो उसकी समझ मुझे वहां पे आनी शुरू हुई। तो 2 किताबें, बुल्ले शाह, वारिस शाह, इनको लिखने का क्रम बना। और एक और बात समझ में आई कि ये जो हमारी मूल संस्कृति है, वो मूलतः दैहिक संस्कृति है, श्रमजीवियों की संस्कृति है, मेहनत कशों की है। तो वो लोग क्या हैं, इसीलिए ये पूरे क्षेत्र योग के क्षेत्र बने, योग की धाराएं चली। शरीर को कैसे साधना है, शरीर के भीतर से उस परम सत्य तक कैसे पहुंचना है। इसीलिए गोरखनाथ के टीले आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो योगी लोग, और हुआ क्या कि जिसे आप हिंदी पट्टी कहते हैं, वो हिंदी पट्टी की संस्कृति उल्टे इसके विरोध में खड़ी हो गई। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। वो इस बात को लेकर के परेशान है कि गोरख ने योग जगाया और भक्ति से लोगों को दूर कर दिया। उनको लगता है भक्ति केंद्रीय बात है, जबकि भारत के ये जितने कम से कम पेरिफरीज हैं या मूल व्यक्तित्व भी मैं मानता हूं, कबीर भी उसी परंपरा के भीतर से हैं। 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी तक वही परंपरा हमें मुख्य तौर पर दिखाई देती है। और वो योग की परंपरा है, देह की परंपरा है, वो अपने आप को साधने की परंपरा है, और उसके माध्यम से प्रेम तक पहुंचने की वो परंपरा है। तो ये एक इतनी बड़ी बात थी जिसके भीतर हमारे सारे श्रमजीवी, मेहनतकश लोग और भारत के लोग, वो सब इस ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए थे। और इसका भक्ति से, और भक्ति क्योंकि विचारधारात्मक चीज है, वो अपने साथ एक खास तरह की कट्टरता और संस्थानीकरण लाती है, तो वो उससे बहुत दूर है ये पूरा का पूरा दर्शन और पूरा विमर्श। तो ये चीजें जब समझ में आनी शुरू हुई, तो बल्कि एक और किताब की भूमिका मेरी वहां पर बनी, जिसको मैंने उपन्यास के रूप में लिखा, ईश्वर के बीज नाम से। और मुझे लगा कि मैं स्वयं वहां पे एक बीज की तरह हूं और टूट फूट रहा हूं, और भीतर से कुछ निकलेगा, और सब कुछ नष्ट हुआ। क्योंकि उस कॉलेज के अंदर मैंने देखा कि मेरे आने तक सब नष्ट हो गया था। तो एक तरह की मुझे लगता है कि छोटी मोटी प्रलय लगातार आती है। पहले प्राइवेट कॉलेज के रूप में नष्ट हुआ, फिर सरकारी कॉलेज बना, फिर नष्ट हुआ, बार बार जैसे मौसम आते हैं जैसे, लेकिन बीज बचा लिया जाता है, संस्थान बचता रहा, और वो बीज बचा। कुछ समय के लिए मैंने उसको बचाने की वहां पे कोशिश की। तो 4 बरस वो जद्दोजहद है, एक बीज फूटा, थोड़ा सा बचाया, मेरे जाते ही फिर वही स्थितियां हो गई। और गांव वाले ठीक कहते थे कि आप जाओगे तो फिर वहीं पहुंच जाएगा। फिर वो उसी हालत में लगभग पहुंच गया। लेकिन अभी सुनने में आया है कि उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दिया गया। गांव के लोग लगे हैं, वो नए संकल्प बांधते हैं, नए मंसूबे, और उसको अब यूनिवर्सिटी कॉलेज बना के फिर से खड़ा करने की कोशिशें चल पड़ी हैं। बार बार वो बीज, यानी वृक्ष नष्ट होता है, बीज बचता है, फिर बीज फूटता है। यानी वो संस्थान क्या है, बार बार एक प्रलय होती है और प्रलय के भीतर सब चीजें नष्ट होती हैं, एक बीज बचता है। तो यही ये सूत्र वाक्य उस दौर का लिखा हुआ है, जो मेरे उपन्यास की पहली 2 पंक्तियां हैं ईश्वर के बीज की, कि प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, सिवाय बीज के। ये बात उस दौर की मेरी उस समझ का ऐसा कह लें कि एक निचोड़ था, जिसे फिर मैंने बाद में जब सेवानिवृत्त हो गया तो फिर कई बरस उस उपन्यास को पूरा करने में लगे। और वो उपन्यास जठेरों के संबंध में ही है, उस गांव के पूरे अनुभवों के भीतर से निकला हुआ वो उपन्यास मेरे सामने आया। और चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये तमाम चीजें समझते बूझते हुए भी जब मैं वहां से निकला हूं, तो उल्टे कई तरह की बेचैनियां, असहायताएं और पता नहीं क्या क्या विवशताएं, वो सब लेकर के भी आया हूं कि मैं और 2 बरस दे सकता था, नहीं दे पाया। कॉलेज जहां तक मैंने पहुंचाया था, मैं सोचता था अपने पांव पे मैंने खड़ा कर दिया, नहीं खड़ा रहा। वही मानसिकता पुरानी जो अकर्मण्यता की है, काम ना करने की, उस मानसिकता ने फिर से उसको घेर लिया, उस कॉलेज को। और धीरे धीरे करके 4-5 बरस में, बल्कि हुआ ये कि शुरू के 2-3 बरस कुछ लोग जिनकी सत्ता के अंदर बहुत पहुंच थी, जो काम मेरे किए हुए थे, उनको आधार बना के वो सम्मानित तक हो गए कि देखिए जी, कॉलेज के अंदर बहुत काम हुआ है। तो मेरे दौर तक तो कोई सम्मान वाली वैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि ये मुझे संतोष है कि गांव वालों ने मुझे सम्मानित किया, जो आमतौर पे नहीं होता। सारा गांव इकट्ठा हुआ, ग्राम पंचायत इकट्ठी हुई, उन लोगों ने मुझे स्मृति चिन्ह दिए, सम्मानित किया। और उन लोगों, और वो जो इलाके का सम्मान है, वो सरकारी सम्मान से कहीं बेहतर और कहीं ऊंचा मुझे दिखाई देता है। तो वो सारी बेचैनियां भी मेरे भीतर थी, और मुझे लगा कि ये जो एक बीज के रूप में मैं वहां पे विरूपित हुआ, टूटा फूटा, और कुछ किया और कुछ नहीं किया, और बहुत कुछ किया जा सकता था जो न हो सका,
वो सब चीज़ें लेकर के मैं वहाँ से वापस आया हूँ और उसको अब मुझे अपने लेखन के माध्यम से या अपने अनुभवों को मित्रों से साझा करते हुए आपको बताना है। तो आज का मेरा अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है। इसकी अगली कड़ियों के अंदर मैं देखूंगा कि कैसे जाया जा सकता है, लेकिन ये 4 बरस अद्भुत रहे, मेरे अपने जीवन को संवारने की दृष्टि से भी अद्भुत रहे, मुझे बहुत सी अंतर्दृष्टियां देने के लिहाज से भी अद्भुत रहे। 3 किताबें उस दौर में लिखी गई, बुल्ले शाह की किताब, वारिस शाह की किताब और एक पतंजलि योग दर्शन का पुनर्पाठ मैंने, वो ये 3 किताबें आई। और मेरे लिखने का तरीका ये था, काम करने को बहुत होता नहीं था, मैं प्रिंसिपल की चेयर पे बैठता था, काम धाम निपटाता था जो काम करने लायक होते थे, बाकी समय मैं वहां बैठता था ताकि बाकी स्टाफ को लगे कि प्रिंसिपल बैठे हैं तो हमें भी कॉलेज के अंदर रुकना है जब तक उनके पीरियड्स खत्म ना हो जाए। तो मैं क्योंकि पहरेदार की स्थिति में था, लेकिन मैं पहरेदारी नहीं कर रहा था, मैं वहां बैठ के लिखता था, एकांत होता था, कोई आता जाता नहीं, कुछ नहीं। तो ये किताबें वहां उस चेयर के ऊपर बैठ करके लिखी गई और अपने तरीके से उस समय को बिताने का मेरा एक कह लीजिए कि एक अभाव पूर्ति का एक तरीका था या अपने असंतोष को ढकने का तरीका था, उसमें से ये निकली और एक किताब का बीज लेकर के मैं वहां से उन 4 वर्षों में आया जो किताब बाद में प्रकाशित हुई। धन्यवाद।